हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारी यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम की फर्स्ट मैराथन क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग मॉड्यूल ए के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और साथ के साथ ऑडियो वीडियो क्वालिटी जरूर कंफर्म कर देना, ताकि हम जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट कर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि जितने भी हमने रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको कैसे यहाँ पर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल किया जाता है उसके बारे में हम जो है इस चैप्टर के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो हमारे यहाँ पर क्या है, बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर इन रिटेल बैंकिंग। ठीक है, अब देखो क्या है कि रिटेल बैंकिंग के अंदर जो भी हम यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हम एक यहाँ पर स्पेसिफिक यहाँ पर सिस्टमैटिक प्रोसेस को यहाँ पर जो है फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के देखो, डिजिटल बैंकिंग के थ्रू, अगर हम डिजिटल बैंकिंग के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रोसेस को फॉलो करके जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि जो हमारा कस्टमर है उसको यहाँ पर पहले अपने मोबाइल ऐप में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बैंक का, उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको यहाँ पर सर्विसेज जो है मिल पाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिजनेस हमारा प्रोसेस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं कि यहाँ पर जो रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग जो भी बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं उनके अंदर कौन कौन से हम यहाँ पर प्रोसेस जो है फॉलो कर रहे हैं, उन प्रोसेस को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कैसे उनकी अरेंजमेंट की जा रही है, उन सभी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर जो है पता लगता है। यानी कि इसमें हमें प्रोसेस के बारे में डिटेल में नॉलेज मिलती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक जो हमारी सर्विसेज होती हैं रिटेल बैंकिंग की, उसे कैसे प्रोवाइड करे, किस प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड कर रही है और प्रोसेस में क्या क्या चीजें की जा रही है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगता है। तो यहाँ पर देखो, जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ उन्होंने एक रिसर्च, एक स्टडी जो है कंडक्ट की थी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारी बैंक है जब भी वो रिटेल बैंकिंग का यूज करती तो उनमें मेनली जो यहाँ पर हमारा प्रोसेस स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर 4 तरीकों का यहाँ पर जो है होता है। पहला क्या है, हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल, दूसरा क्या है, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, तीसरा क्या है, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज मॉडल। तो बैंक जो रिटेल बैंक्स होती हैं वो यहाँ पर जनरली इन 4 प्रोसेस स्ट्रक्चर का ही यूज करते हैं, मॉडल का ही यूज करते हैं रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्राइटेरिया बता दूं जिसके बेस पे हमने यहाँ पर मॉडल्स को डिफरेंशिएट यहाँ पर किया है, यानी कि अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो सिंपली देखो इन मॉडल्स को लेवल ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट किया है, यानी कि हमारे पास कस्टमर की कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बेस पर ही हमने इस 4 मॉडल को यहाँ पर जो है डिवाइड किया है। क्लियर है, अब बेस आपको पता लगे तो आप आसानी से इन मॉडल को समझ लोगे। तो पहला मॉडल हमारे यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट और सर्विस को यहाँ पर एक सेपरेट मॉड्यूल जो है ट्रीट करते हैं, यानी कि हर प्रोडक्ट को हम सेपरेट बनाएंगे, अलग करेंगे और उससे रिगार्डिंग जितना भी काम होगा वो हम सेपरेटली यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमने यहाँ पर क्या किया, होम लोन के लिए एक अलग यहाँ पर बना दिया, ठीक है, मतलब कि मॉड्यूल बना दिया। उसके बाद एजुकेशन लोन के लिए हमने अलग से यहाँ पर बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो हमारे सेविंग डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पर अलग से यहाँ पर बना लिया। तो ऐसे हमने क्या किया, जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने हैं उनको हमने यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर जो है कर दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टली में हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो हमने यहाँ पर सेपरेट किया है तो हर काम के लिए, हर ऑपरेशन के लिए हमें अलग से प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करना जरूरी होता है। अगर यहाँ पर हम होम लोन की बात करें,
ठीक है। होम लोन की बात करो तो इसके लिए जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर अलग होगा, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो यहाँ पर अलग से ली जाएगी, ठीक है। और इस होम लोन के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी अलग से यहाँ पर जो है मेंटेन किया जाएगा, और जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे होम लोन के अंदर वो यहाँ पर जो है अलग से यहाँ पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो सब चीज़ें यहाँ पर अलग अलग ही की जाती है, यानी कि जो एजुकेशन लोन वाला है, ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ें जो है एजुकेशन लोन से रिलेटेड होगी, उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उसी से रिलेटेड अलग से यहाँ पर कलेक्ट करने की जरूरत होती है। मतलब कि इन सभी का एक सेंट्रलाइज डाटाबेस नहीं होता है, सबका अलग अलग एक डाटाबेस होता है जहां पर वो इससे रिलेटेड जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उनको जो है रिकॉर्ड करके रखा जाता है। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। अब वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते, मतलब ये जितने भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं इनका हम एक सेंट्रल डाटाबेस जो है वो मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, सेंट्रल डाटाबेस यहाँ पर मेंटेन करते हैं, और इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इस डाटाबेस से जो है एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि होम लोन वालों को यहाँ पर अगर किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस डाटाबेस से ले सकता है, और अगर यहाँ पर एजुकेशन लोन वालों को यहाँ पर कोई भी चाहिए इन्फॉर्मेशन तो वो भी यहाँ पर डाटाबेस से जो है ले सकता है। साथ के साथ इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है इनको भी जरूरी होता है कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस डाटाबेस के अंदर जो है स्टोर करके रखे। मतलब कि आप देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, पहले में देखो मिल रही थी इन्फॉर्मेशन अलग अलग, सबको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रख रही है और उनको अलग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना पड़ा है, और इसके अंदर एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन, थोड़ा अपग्रेड वर्जन हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल का। तो यहाँ पर देखो जो प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल है वो यहाँ पर मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हमें हर प्रोडक्ट को सेपरेट ट्रीट करना और उनके लिए अलग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और उनका काम भी अलग से यहाँ पर परफॉर्म करना है। साथ के साथ यहाँ पर कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल होती है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो जो पहला कैरेक्टर हॉरिजॉन्टल मॉडल के अंदर क्या था कि सारा कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाता था। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती थी, पर इसमें क्या हो रहा है कि हमने हॉरिजॉन्टल का ये एस्पेक्ट तो लिया ही है, साथ के साथ थोड़ा सा वर्टिकल मॉडल का भी यहाँ पर जो है ले लिया है, जो कि कॉमन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट देखो हमारे क्या है यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जितना भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है उसको कॉमन तो रखते हैं, साथ के साथ थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को जो है मेंटेन करके रखते हैं। तो इन दोनों जो दो मॉडल है इनमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मॉडल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो फायदे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की हमने कोशिश जो है की है। नेक्स्ट क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल। अब ये जो मॉडल्स हैं उनको कैसे यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इन मॉडल्स को इंप्लीमेंट करने का यानी कि जो एक्टिविटीज़ है, जो अप्रोचेस है, उनको स्टार्ट करने का यहाँ पर बैंकों के पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला देखो क्या होता है इन हाउस, दूसरा क्या होता है यहाँ पर आउटसोर्सिंग। यानी कि जितने भी रिटेल बैंकिंग के ऑपरेशन है, जितने भी हमारे यहाँ पर रिटेल बैंकिंग के ऑपरेशन है उनको हम यहाँ पर दो तरीकों से ही परफॉर्म कर सकते हैं, या तो इन हाउस होगा या फिर आउटसोर्सिंग। अब ये बेसिकली है क्या, तो यहाँ पर देखो जब भी एक बैंक जितने भी रिटेल बैंक के ऑपरेशंस हैं, जैसे कि लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, मार्केटिंग करना, वो यहाँ पर खुद से करता है, यानी कि बैंक खुद अपने एम्प्लॉयज अपॉइंट करता है और उनसे ये काम करवाता है, तो ये हमारा कहलाता है इन हाउस। क्या कहलाता है, इन हाउस। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो HDFC बैंक है, ठीक है, उसने यहाँ पर जो है सारा जो रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन है वो यहाँ पर खुद से परफॉर्म करता है। ठीक है, मार्केटिंग करनी है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं, लोन करना है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो HDFC बैंक है उसने यहाँ पर इन हाउस मॉडल को जो है इंप्लीमेंट किया है, इसके थ्रू वो अपने बिजनेस ऑपरेशन कर रहा है। नेक्स्ट वो क्या है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि हम अपने बिजनेस ऑपरेशन किसी थर्ड पार्टी से यहाँ पर जो है करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो HDFC बैंक है, ठीक है, यहाँ पर कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक टेलीफोन कंपनी को हायर कर लिया। ठीक है, जो हमारे टेलीकॉलिंग यहाँ पर करते हैं उनको हायर कर लिया, और कस्टमर के जितने भी क्वेरीज हैं वो ये कंपनी जो है यहाँ पर सॉल्व करने लगी। ठीक है, तो इसने अपना काम किसी बाहर वाली थर्ड पार्टी से जो है करवाया, तो ये हमारा कहलाता है आउटसोर्सिंग। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर क्या होगा, बैंक को यहाँ पर जो है कुछ इंप्लॉयज की जरूरत है, तो उन्हें रिक्रूटमेंट करनी है। ठीक है, उस बैंक ने क्या किया, खुद करने के बजाय एक यहाँ पर रिक्रूटमेंट कंपनी जो कि इस काम में माहिर होती है उसको अपॉइंट कर लिया और उससे ये काम जो है वो करवाया है। तो
तो ये हमारा क्या कहलाता है, आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बैंक्स होती हैं, वो यहाँ पर इन दोनों मेथड का ही यूज करते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा वो इन हाउसिंग में करते हैं और कुछ हिस्सा वो जो है आउटसोर्सिंग है यहाँ पर जो है करती है। इनके बेस पे हमारा जो मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम मेनली जो है 4 तरीकों से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला देखो क्या है, एंड टू एंड आउटसोर्सिंग। ठीक है, एंड टू एंड आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि हम सारा का सारा एंटायर बिजनेस प्रोसेस और फंक्शन जो है वो यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से जो है करवाते हैं, यानी कि सब काम हम कुछ भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं करते, सारा काम वही थर्ड पार्टी यहाँ पर जो है परफॉर्म करेगी। जैसे कि यहाँ पर कस्टमर सर्विस हो गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो गया, बैक ऑफिस ऑपरेशंस हो गया, ये सारे काम जो है हम आउटसोर्स से जो है यहाँ पर जब करवा रहे हैं तो वो हमारा एंड टू एंड आउटसोर्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग। अब प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग क्या होता है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे जो प्रोसेस होते हैं और जो हमारे यहाँ पर फंक्शंस होते हैं उनका जो ज्यादातर हिस्सा होता है वो हम आउटसोर्सिंग कराते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पर इन हाउस करवाते हैं, यानी कि इसमें हम लोग आउटसोर्सिंग और इन हाउस दोनों का ही यूज करें। से मान के चलो यहाँ पर HDFC बैंक है, वो यहाँ पर 80% जो बिजनेसेस है वो यहाँ पर आउटसोर्स करा रही है और 20% यहाँ पर जो है वो खुद से करे, तो ये हमारा कहलाएगा प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग। क्लियर है। अब ऐसा बैंक करती क्यों है, तो यहाँ पर देखो जब हम कंप्लीटली एंड टू एंड आउटसोर्सिंग का यूज करते हैं तो इससे हमारे बिजनेस का जो कंट्रोल है हमारे पास से चला जाता है। तो कंट्रोल रखने के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर हमारे जो डिसीजन मेकिंग कोर ऑपरेशंस है, फंक्शंस है, उसको परफॉर्म करने वो खुद से परफॉर्म करती है और बाकी के जो हमारे यहाँ पर फंक्शंस है वो थर्ड पार्टी से जो है वो यहाँ पर करवा लेती है। क्लियर है। नेक्स्ट हो क्या है, पार्शियल आउटसोर्सिंग। क्या है हमारे यहाँ पर पार्शियल आउटसोर्सिंग। अब पार्शियल आउटसोर्सिंग क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आधा काम आउटसोर्स करवा लेने और आधा काम हम यहाँ पर इन हाउस जो है वो कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के यहाँ पर देखो क्या है कि हम यहाँ पर जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ठीक है, पेरोल प्रोसेसिंग हो गया, यहाँ पर मार्केटिंग कंपेरिजन हो गया, ये सारा काम हमने बाहर से करवा लिया और बाकी का जो काम है, बाकी का जो हमारा यहाँ पर ठीक है, बाकी का जो हमारा यहाँ पर काम है वो हमने यहाँ पर आउटसोर्स से जो है यहाँ पर करवा ली। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर इन हाउस सोर्सिंग। अब इन हाउस सोर्सिंग का मतलब क्या है कि हम सारा का सारा काम यहाँ पर खुद से ही यहाँ पर जो है कर रहे हैं। क्लियर है, हमने किसी बाहर वाले से आउटसोर्सिंग जो है नहीं करवाई है। अब देखो जो हम यहाँ पर मॉडल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 मॉडल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा कि एंटायर आउटसोर्सिंग या फिर कुछ हिस्सा मतलब ज्यादातर हिस्सा आउटसोर्सिंग से और कुछ हिस्सा हमारा इन हाउसिंग से या फिर पार्शली या फिर हम कंप्लीटली इन हाउस। ठीक है, ये जो इंप्लीमेंट मॉडल है ये कैसे इंप्लीमेंट करना है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, वो क्या क्या यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी प्रोडक्ट रेंज है, क्या वो प्रोसेस की कौन सा प्रोसेस यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बैंक यहाँ पर कौन से मॉडल का यूज़ जो है वो यहाँ पर करे। यानी कि अगर मान के चलो बैंक यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए जिसको बिल्ड करना बैंक के कैपेसिटी में नहीं है, तो इस केस में वो क्या कर सकते हैं, इसको आउटसोर्स जो है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो वो ज़्यादातर जो अपना काम है वो यहाँ पर इन हाउस से ही मेथड का ही फॉलो करके यहाँ पर करती है और कुछ काम जैसे कि ATM हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, ठीक है, ये सारे काम जो है वो आउटसोर्स करवा लेती है। अगर हम यहाँ पर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी इन हाउस से ही यहाँ पर जो है की जाती है। अगर हम न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें तो जो आउटसोर्सिंग है वो जो हमारी यहाँ पर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो यहाँ पर जो है एक बैलेंस का यूज़ करती है, यानी कि आउटसोर्सिंग और इन हाउस में एक यहाँ पर बैलेंस बनाती है और उस बैलेंस का यूज़ करके अपने बिजनेस ऑपरेशन को यहाँ पर परफॉर्म जो है कर पाती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर जो फॉरेन बैंक है, लास्ट हमारे यहाँ पर फॉरेन बैंक की टाइप, तो ये जो है यहाँ पर मोस्टली सारा काम जो है वो आउटसोर्स ही यहाँ पर करवाती है, यानी कि वो ज़्यादातर काम अपने जो हेड ऑफिस होते हैं उनसे यहाँ पर करवा लेती है। क्लियर है। तो ये हमारे क्या थे यहाँ पर मॉडल्स है जिनका यूज़ करके हम जो है डिफरेंट जो प्रोसेस है उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट वो क्या है, प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग, यानी कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करके जिनको ऑफर किया जाता है हमारे रिटेल बैंकिंग के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो प्रोडक्ट मॉडल है इसके अंडर मेनली जो है 3 प्रोडक्ट आते हैं जो कि एक बैंक यहाँ पर रिटेल बैंकिंग के अंदर कस्टमर को यहाँ पर ऑफर जो है कर दिए। पहले देखो क्या है यहाँ पर लायबिलिटी प्रोडक्ट, दूसरा क्या है एसेट प्रोडक्ट, तीसरा क्या है अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में यहाँ पर जानते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो क्या हमारा यहाँ पर लायबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये लायबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पर देखो सिंपली ऐसे प्रोडक्ट जो कि बैंक ऑफर कर रहा है जिससे बैंक की लायबिलिटी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, जो कि यहाँ पर फ्यूचर में बैंक को यहाँ पर पे करनी। जैसे एग्जाम्पल दे, बैंक जो भी यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है,
ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। तो ये जो पैसा बैंक के पास आता है वो क्या होता है, एक तरह की लाइबिलिटी होती है बैंक को, जिसको यहाँ पर फ्यूचर किसी फ्यूचर डेट पे या फिर कस्टमर जो डिमांड करेगा वो यहाँ पर जो है पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कस्टमर जो ये सारे जो प्रोडक्ट है जो डिपॉजिट के होते हैं, जैसे कि हमारे सेविंग अकाउंट हो गए, करंट अकाउंट हो गए, जिसमें किसी भी तरह का बैंक के पास डिपॉजिट आता है, वो सारे ही बैंक के लिए क्या होते हैं, यहाँ पर लाइबिलिटी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, कोई भी ऐसा प्रोसेस यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बैंक के द्वारा, जिसके अंडर यहाँ पर जो बैंक है वो कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी या फिर उनके फंड को यहाँ पर जो है मैनेज कर रहा है, तो वो सारे हमारे क्या आ जाते हैं, बैंक की लाइबिलिटीज आ जाते हैं, और इन्हीं को हम यहाँ पर लाइबिलिटीज प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये बेसिकली हमारे कौन से होते हैं, सबसे पहले देखो क्या है, सेविंग्स अकाउंट है। इस पे अंडर हम लोग जो है सेविंग्स कर सकते हैं, हमारे पास जो एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल होता है वो हम बैंक के पास डिपॉजिट करवा सकते हैं, और उस पर थोड़ा हमें इंटरेस्ट भी यहाँ पर जो है मिलता है। नेक्स्ट क्या है, करंट अकाउंट। अब ये जो करंट अकाउंट होता है वो नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो है बिजनेसेस के लिए होते हैं, जैसे स्मॉल बिजनेस हो गए, ठीक है, उनको यहाँ पर पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, जब मतलब कि जो भी उन्होंने सर्विसेज ली है या फिर कभी उन्होंने सेल किया तो पेमेंट रिसीव भी करनी होती है, तो वो करंट अकाउंट का यहाँ पर जो है यूज़ कर लेते हैं। तो करंट अकाउंट में हम जब भी चाहे पैसा जमा करवा सकते हैं और उससे विड्रॉ भी करवा सकते हैं, और उसमें हमें ओवरड्राफ्ट वगैरह की फैसिलिटी भी यहाँ पर जो है मिल जाती है। क्लियर है, और इस पर हमें कोई इंटरेस्ट भी यहाँ पर नहीं मिलता। नेक्स्ट क्या है, टर्म डिपॉजिट। अब टर्म डिपॉजिट क्या होता है, इसमें जो है हम पैसा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो है डिपॉजिट करवाते हैं यहाँ पर बैंक के अंदर, और जैसे वो टाइम पीरियड पूरा होता है तब उसके बाद हमें यहाँ पर पैसा जो है मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर एफडी और आरडी, ठीक है, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना कि हम 5 सालों के लिए 6 सालों के लिए यहाँ पर एफडी करवा लेते हैं, तो उस तक हम पैसा जमा करवा देते हैं, और इस टाइम पीरियड पूरा होने के बाद हमें पैसा वापस मिलता है। उसके बाद देखो आरडी होता है, जिसमें हम लोग एक लिमिटेड रेगुलर बेसिस पे एक अमाउंट जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते रहते हैं, और एक टाइम पीरियड के बाद हमें पैसा सारा जो है वापस मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये जो हमारे लाइबिलिटी प्रोडक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर देखो सिंपली ये जो हमारे रिटेल बैंकिंग के डिपॉजिट्स होते हैं वो यहाँ पर बैंक के लिए कोड डिपॉजिट का काम करते हैं, और ये काफ़ी यहाँ पर स्टेबल भी होते हैं, क्योंकि नॉर्मली देखो जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेविंग्स होती है वो स्टेबल होती है, वो एक अमाउंट सेविंग करते हैं और उसको जो है बैंक में डिपॉजिट जो है वो करवा देते हैं। जो ज़्यादातर जो डिपॉजिट का हिस्सा होता है वो हमारे लाइबिलिटी प्रोडक्ट से ही आता है, डिपॉजिट से ही आता है, और वो स्टेबल भी होता है, जिससे बैंक को बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर बार्गेनिंग की जो स्कोप होता है वो यहाँ पर कम होता है। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई कस्टमर डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, और वो यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए बार्गेनिंग जो है वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जो ये अमाउंट डिपॉजिट करवा रहा है बहुत छोटी अमाउंट में होता है, मतलब इसका अगर बैंक इसको एक्सेप्ट ना भी करे बाई चांस, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता है, ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करता। बैंक जितना भी यहाँ पर लोन वगैरह देता है वो इसको एक्सेप्ट, जो भी इंटरेस्ट देता है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसके ऑपोजिट अगर हम लार्ज बिजनेसेस की बात करें तो यहाँ पर ये जो अमाउंट वगैरह डिपॉजिट होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बैंक होते हैं उनको यहाँ पर बार्गेनिंग जो है वो करनी पड़ती है। मतलब कि ये जो लार्ज कंपनीज होती है बैंक के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं कि आप हमें इतना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दो, अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे बैंक के पास यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो बार्गेनिंग का स्कोप है वो यहाँ पर जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद साथ के साथ ये क्या होता है, इन एक्सपेंसिव फंड्स होते हैं। इन एक्सपेंसिव फंड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फंड्स इनको बैंक को मिलते हैं इन डिपॉजिट के थ्रू, इनके ऊपर जो कॉस्ट आती है बैंक को वो यहाँ पर कम आती है। क्यों कम आती है, क्योंकि बैंक को जो इंटरेस्ट इसके ऊपर पे करना पड़ता है वो इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर जो है कम होता है। क्लियर है। उसके बाद जो हमारे कस्टमर रिलेशनशिप है वो काफ़ी यहाँ पर अच्छी बिल्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करते हैं, उनकी जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करते हैं, जिनसे वो हमारे बैंक के प्रति लॉयल होते हैं और उनका सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस थी हमारे यहाँ पर बैंक के अंदर जो हमारे लाइबिलिटी प्रोडक्ट जो है रखते हैं, ठीक है, तो बैंक जो है इसके ऊपर भी ध्यान देती है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, रिटेल एसेट प्रोडक्ट। अब हमारे यहाँ पर रिटेल एसेट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, सिंपली देखो ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट जिनको अगर बैंक ऑफर करते तो बैंक की एसेट यहाँ पर क्रिएट जो है होती है। जैसे एग्जांपल के बैंक यहाँ पर जो भी लोन देता है, ठीक है, तो ये जो लोन होता है वो क्या होता है, बैंक के लिए यहाँ पर एसेट होता है। तो इसमें एसेट प्रोडक्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसके थ्रू बैंक क्या करता है, यहाँ पर लैंडिंग करता है, लोन प्रोवाइड करता है हमारे इंडिविजुअल्स को वेरियस पर्पसेस के। क्लियर है। तो अब इसमें हमारे कौन कौन से लोन आए थे, सबसे पहले देखो पर्सनल लोन आ जाते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, जैसे कि हमारे एजुकेशन के लिए, ठीक है, घर के लिए, या फिर कोई कंज्यूमर गुड्स होगी, एसी वगैरह हो गया, उसको खरीदने के लिए बैंक से यहाँ पर लोन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर होम लोन वगैरह हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े अमाउंट में हम होम लोन वगैरह लेते हैं। साथ के साथ ऑटो लोन्स हो गया, अगर हमें कोई व्हीकल चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो हम ऑटो लोन्स वगैरह भी यहाँ पर ले सकते हैं। ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे यहाँ पर एसेट प्रोडक्ट में जो है आ जाते हैं।
नेक्स्ट हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट प्रोडक्ट। हमारे जो यहाँ पर एसेट प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या होती है एक बैंक के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो है हमें बेटर यील्ड प्रोवाइड करती है। यानी यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न। यानी कि इस पे जो हम लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं इस पे एक अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है बैंक कमा लेता है, जिससे उनकी इनकम यहाँ पर जो है इंक्रीज होती है। साथ के साथ ये जो है यहाँ पर एक गुड रेवेन्यू सोर्स होता है जहाँ पर हम अपने फंड्स को जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड करते हैं ना वो काफ़ी सिक्योर होते हैं, छोटे अमाउंट में भी होते हैं, ज़्यादा रिस्क भी जुड़ा नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि बैंक का जो खतरा है वो कम हो जाता है और रिटर्न, खतरा कम होने की वजह से रिटर्न यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। उसके बाद देखो जो कंज्यूमर लोन्स होते हैं वो यहाँ पर लो रिस्क पे होते हैं और एनपीए के भी जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पर जो है कम होते हैं। साथ के साथ जो हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट है ये लोगों के जो है लाइफस्टाइल है उनको भी यहाँ पर इंक्रीज करते हैं। क्योंकि देखो जब लोगों को लोन चाहिए होता है, जैसे कि घर बनाना है, अपना कार लेनी है, ठीक है अपनी, तो उनको आसानी से रिटेल बैंकिंग के थ्रू जो है इन प्रोडक्ट के थ्रू लोन मिल जाता है, जिससे वो अपने डिजायर्स को फुलफिल कर पाते हैं और जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज होता है। साथ के साथ यहाँ पर मार्केटिंग पे भी बहुत कम एफर्ट्स यहाँ पर जो है लगाने पड़ते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा कहते हैं यहाँ पर एसेट प्रोडक्ट था। नेक्स्ट हमारा क्या है, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी प्रोडक्ट के अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि यहाँ पर बैंक ऑफर करता है कस्टमर को। ठीक है, तो वही प्रोडक्ट हमारे अदर प्रोडक्ट जो है यहाँ पर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर लायबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, वो हमारे अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो क्या है, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमें एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि हमें यहाँ पर पहले परचेज कर लेना चीज़ों को क्रेडिट पे, ठीक है, और उसके बाद एक साथ में ही उसकी यहाँ पर जो है पेमेंट कर दें। ठीक है, तो ये हमें कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंक प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमारी अदर सर्विसेज में आ जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा क्या है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। बैंक हमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। अब कई बार होता है ना, आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज भी यहाँ पर जो है सेल की जाती है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई या फिर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गई। ठीक है, तो वो बैंक यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है। अब देखो ये तो ना तो बैंक के लिए एसेट है और ना ही ये हमारे लिए लायबिलिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाती है, यहाँ पर अदर प्रोडक्ट में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अब बैंक ना कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी ऑफर करते हैं, जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गए, ये भी ऑफर करता है और उनको कहता है, उनके फंड्स को लेता है और उनको इन्वेस्ट करता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे अदर प्रोडक्ट की कैटेगरी में जो है यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे जो कि रिटेल बैंकिंग के अंडर एक बैंक यहाँ पर जो है ऑफर करता है। तो यहाँ तक हमने जो है हमारे जो थर्ड चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने यहाँ पर जो है कवर कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। रिटेल बैंकिंग के मेनली यहाँ पर कितने हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स के जो है प्रोडक्ट आते थे, जिसमें से एक हमारे यहाँ पर होते थे एसेट्स प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरे हमारे होते थे यहाँ पर लायबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और हमारे यहाँ पर थर्ड अदर प्रोडक्ट की कैटेगरी में जो है यहाँ पर आते थे। एसेट प्रोडक्ट क्या होते थे, ऐसे प्रोडक्ट जिससे बैंक की कोई एसेट यहाँ पे जो है क्रिएट होती थी। जैसे एग्जांपल के लिए बैंक ने यहाँ पर जो है लोन दे दिया, ओवरड्राफ्ट की यहाँ पर फैसिलिटी दे दी, बिल डिस्काउंट कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि फ्यूचर में बैंक की एक एसेट यहाँ पे जो है क्रिएट होगी जिससे उसे इनकम जो है रिसीव होगी। ये हमारे क्या कहलाते थे, एसेट प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी प्रोडक्ट। लायबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते थे जिससे बैंक की यहाँ पर कोई ना कोई फ्यूचर में लायबिलिटी क्रिएट होती थी जो कि उन्हें यहाँ पर फ्यूचर में पे करना होता था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो भी यहाँ पर बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती थी, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो यानी करंट अकाउंट में एक्सेप्ट करे या फिर सेविंग अकाउंट में एक्सेप्ट करे या फिर टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, ये सारे ही बैंक के लिए क्या होते थे, यहाँ पर लायबिलिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है होते थे। नेक्स्ट हो गया अदर प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट क्या होते थे, इन दोनों प्रोडक्ट्स के अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते थे जो कि एक बैंक ऑफर करता है अपने कस्टमर को। जैसे एग्जांपल के यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज होगी। ठीक है, ये ना तो हमारी यहाँ पर लायबिलिटी में आ रही है और ना ही हमारी एसेट में आ रही है, तो ये हमारे अदर प्रोडक्ट में यहाँ पर जो है आ जाते थे। ठीक है, अब देखो क्या है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम इन्हीं प्रोडक्ट को जो है डेवलप करते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है रिटेल बैंकिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एसेट हो, लायबिलिटी हो, अदर प्रोडक्ट्स हो, उनको हम यहाँ पर जो है डेवलप करते हैं। अब इस डेवलपमेंट प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, तो हम मार्केट में सर्विस करते हैं और उसमें कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी नीड्स होती है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हम रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर डेवलप करते हैं, ताकि जो कस्टमर है वो इन प्रोडक्ट को यूज करके अपने ज्यादा से ज्यादा नीड्स को यहाँ पर सेटिस्फाई कर सके और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो और वो और ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पर जो है करे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं, यानी कि देखो जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से प्रोडक्ट बने हुए हैं उसमें हम यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं और उसको फाइनली हम जो है यहाँ पर लॉन्च करते हैं ताकि कस्टमर उसे यहाँ पर जो है परचेज
कर सके। क्लियर है? तो इसके अंदर हम लोग मेनली मैंने आपको बता दिया कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट सर्विस करनी है, प्रोडक्ट को डिजाइन करना है और वहां पर हमारा प्रोडक्ट जो है बन के रेडी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप देखो यहाँ पर पूरी की पूरी एक प्रोसेस होती है, कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है यहाँ पर प्रोसेस प्रोडक्ट को डेवलप करने की, एक पूरी प्रोसेस जो है बैंक को यहाँ पर फॉलो करनी जरूरी होती है। वो प्रोसेस क्या है तो उसको एक डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो पहला जो स्टेप है प्रोसेस का वो क्या है? कंडक्टिंग मार्केट सर्विस। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट कैसी है, उसमें कौन कौन से यहाँ पर हमारे कस्टमर हैं, उनकी यहाँ पर क्या नीड्स हैं, वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है? तो इसमें हम लोग टारगेट मार्केट और उनकी नीड्स को जो है आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। अभी हम करते कैसे हैं? तो मेनली देखो मार्केट सर्विस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं। अब ये डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है? तो हम यहाँ पर सर्वेस करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, ग्रुप्स को बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और उससे इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट करते हैं और उससे उन डाटा की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, ठीक है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट जो ऐसे हैं जो कि अभी तक लॉन्च नहीं किए गए हैं पर उनका पोटेंशियल है, वो सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बनाना है। क्लियर है? तो पहले स्टेप में हमें मार्केट सर्वे जो है यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग द नीड्स। ठीक है, अब देखो मार्केट सर्विस के बाद जो सेकंड स्टेप हमारा होता है वो होता है यहाँ पर हमें नीड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो मार्केट सर्विस के अंदर हमने जो भी डाटा यहाँ पर जो है कलेक्ट किया होता है उसको हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं और उनके अकॉर्डिंग जानते हैं कि एक कस्टमर की क्या नीड्स है, वो प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे जो है चाहता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है? तो स्पेसिफिक नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि यहाँ पर जो हमारे रियल इश्यूज हैं लोगों के, उनको यहाँ पर जो है सॉल्व किया जा सके, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? डेवलपिंग प्रोडक्ट। अब क्योंकि हमें पता लग चुका है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, अब फाइनली हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। यानी कि कस्टमर ने जो जो चीजें बोली है, उनकी जो जो नीड्स है, उनके अकॉर्डिंग एक हम ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर डिजाइन करते हैं और क्रिएट करते हैं जिससे कस्टमर की सारी नीड्स जो है यहाँ पर फुलफिल हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट डिजाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा यहाँ पर पायलट टेस्टिंग का सैंपल यूनिवर्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो जैसे ही यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट बन जाता है तो हम उसको यहाँ पर सीधा मार्केट में लॉन्च नहीं करते, बल्कि उसके बजाय हम लोग क्या करते हैं? मार्केट के कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर सेगमेंट में एक टेस्टिंग के लिए उसको जो है हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी मार्केट है, ठीक है, जो कि जिसके लिए हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया। हमने क्या किया? इस मार्केट का एक सैंपल उठा लिया, एक यहाँ पर मार्केट का इतना सैंपल उठा लिया और इसमें यहाँ पर प्रोडक्ट को जो है लॉन्च कर दिया ताकि ये यूज करे और ये हमें फीडबैक प्रोवाइड कर सके कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, ताकि हम उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट कर सके। क्लियर है? तो हमारा जो पायलट टेस्टिंग होता है इसमें हम लोग जो है वाइडर मार्केट के बजाय हम यहाँ पर एक सैंपल उठाते हैं और उसको यहाँ पर जो है टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट जो है ऑफर करते हैं और वो यूज करते हैं और उसके बाद वो हमें यहाँ पर जो है फीडबैक प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, उसको उससे क्या क्या बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं उसके बारे में हमें पता लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखो टेस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? फीडबैक को लेना। अब देखो टेस्टिंग करने का बेनिफिट तभी है अगर हमें प्रॉपर यहाँ पर फीडबैक मिले। तो इसमें हम लोग कस्टमर का फीडबैक यहाँ पर लेते हैं ताकि उसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट में और इंप्रूवमेंट कर सके। तो यहाँ पर देखो जो भी फीडबैक हमें यहाँ पर मिलता है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हमारा यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन फीडबैक है, उस स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर जो है फर्दर इंप्रूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? फर्दर इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जो हमने यहाँ पर बनाया था और कस्टमर ने कहा कि इस प्रोडक्ट की लिक्विडिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, इसकी लिक्विडिटी को बढ़ाओ। तो हम क्या करेंगे? उस कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी लिक्विडिटी को यहाँ पर जो है इंक्रीज कर देंगे। अब ये जो हमने एडजस्टमेंट किया वो किस स्टेप में किया? हमारे यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग के स्टेप में। उसके बाद लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो क्या होता है? फाइनल रोल आउट, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? फाइनली अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लॉन्च कर देते हैं कस्टमर्स के लिए और उसमें हम लोग इस स्टेप के अंदर हम कस्टमर के अंदर हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया प्रोसेस ऑफ मॉडल्स, प्रोसेस मॉडल्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी प्रोसेस मॉडल्स हैं जिनका यहाँ पर यूज करती हैं रिटेल बैंक अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, 3 प्रोसेस मॉडल हैं, जिसमें से पहला है थ्रू इन हाउस रिसोर्सेज। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो बैंक है
वो जो बैंक है वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर खुद से ही यहाँ पर डेवलप करते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जानी है, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज किया है ना, वो सारा का सारा बैंक यहाँ पर खुद से करेगी। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो क्या है हमारा, कि कुछ प्रोडक्ट हमें इन हाउस करने और कुछ हमें आउटसोर्सिंग करने। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि हम हमारा जो कुछ काम है वो हम बाहर से यहाँ पर से करवा लें। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है कि हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट डेवलप किया, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलप करने की जो एक्टिविटीज है वो हम परफॉर्म खुद से कर रहे हैं, पर उसको परफॉर्म करने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमने किसी टेक्नोलॉजी टेक कंपनी से यहाँ पर जो है ले लिए, मतलब कि उससे टेक्नोलॉजी का सारा फीचर जो है वो हमने यहाँ पर ले लिया। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगा, सेकंड मेथड, जिसमें कुछ काम हम खुद से करें और कुछ हमने यहाँ पर आउटसोर्स करवा लिया। तीसरा हमारे यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, जो भी हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो हम बाहर से ही करवाते हैं। जैसे मान के चलो हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसको यहाँ पर सारा का सारा काम दे दिया और उसको बोला कि आप हमारे लिए एक प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ पर बना के दो जो कि कस्टमर की सभी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो ये जो हमारा मॉडल होगा वो हमारे यहाँ पर थर्ड मॉडल जो है कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर प्रोसेस मॉडल्स इन डिफरेंट बैंक। अब जो हमारे यहाँ पर डिफरेंट बैंक्स हैं वो कौन कौन से यहाँ पर प्रोसेस मॉडल्स का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो पहले हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक से, वो यहाँ पर जनरली जो एंटायर प्रोसेस होता है वो इन हाउस के थ्रू ही यहाँ पर करते हैं, यानी कि वो ज्यादातर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम होता है वो यहाँ पर खुद से करते हैं। हालांकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि वो बाहर से आउटसोर्स भी करवा लेते थे, पर जो मेजर पोर्शन ऑफ काम है वो यहाँ पर खुद से ही करते थे। उसके बाद न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, पार्शली आउटसोर्स करवाते हैं और पार्शली ये खुद से करते हैं। क्लियर है। उसके बाद यानी कि ये हमारा पहला मेथड यूज कर रहा है, ये हमारा सेकंड मेथड यूज कर रहा है, और जो हमारा थर्ड है वो हमारा थर्ड मेथड यूज कर रहा है, मतलब कि सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आउटसोर्स से ही यहाँ पर करवाता है, बाहर की कंपनी से ही यहाँ पर जो है करवाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अब जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, इसका प्राइस डिसाइड करना, कि यहाँ पर हम किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर को ऑफर करते हैं। तो प्राइस में हम बेसिकली क्या डिसाइड करते हैं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफरिंग्स एंड सेटिंग कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर कितने प्राइस पर यहाँ पर कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसको हम यहाँ पर जो है डिसाइड करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग प्राइसिंग के अंदर क्या करते हैं, जो मार्केट में कंडीशन चल रही है, जो मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड है, ठीक है, कस्टमर की जो नीड्स है, उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक ऐसा प्राइस जो है सेट करते हैं जो कि यहाँ पर बैंक के लिए और हमारे कस्टमर के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर जो है सूटेबल हो, यानी कि कस्टमर उसको आसानी से यहाँ पर अफोर्ड कर पाए और जो हमारा यहाँ पर बैंक है उसकी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर जो है इंक्रीज हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे यहाँ पर रिटेल बैंकिंग के अंडर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जो हमारे डिफरेंट बैंक्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स को यहाँ पर जो है यूज करते हैं, यानी कि वो अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसेस जो है डिसाइड करते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें जो भी प्रोडक्ट के और सर्विसेज के जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं वो बेसिकली हमारे यहाँ पर मार्केट के अकॉर्डिंग ही होते हैं, यानी कि मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस जो है वो डिसाइड होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर जो कुछ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कुछ सेक्टर जैसे कि हाउसिंग लोन सेगमेंट हो गया, वहां पर एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी का भी यूज करें। इसमें एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, पहले प्राइस जो है वो कम करते हैं ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद प्राइसेस जो है वो यहाँ पर नॉर्मल कर देती है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक जो है यहाँ पर अग्रेसिव प्राइसिंग का भी यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पर देखो क्या है, स्टेप अप प्राइसिंग मॉडल, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मॉडल है। इसमें हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लो प्राइस रखते हैं, अट्रैक्टिव प्राइस रखते हैं, ठीक है, और ये जो प्राइस है वो साल के 3 सालों के लिए रखा जाता है, और जैसे 3 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल प्राइस जो है डिसाइड कर दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यू प्राइवेट बैंक। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यू प्राइवेट बैंक की और फॉरेन बैंक की। तो यहाँ पर देखो जो जनरली न्यू प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक्स हैं ये यहाँ पर सेम ही प्राइसिंग मॉडल का यूज करते हैं, यानी कि ये दोनों ही यहाँ पर जो है एग्रेसिव प्राइसिंग का यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि पहले उन्होंने प्राइस जो है वो कम रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को वो जो है यहाँ पर अपने पास खींच सके, और उसके बाद प्राइसेस को यहाँ पर जो है हाई कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा यहाँ पर
प्राइस स्ट्रक्चरिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, प्राइस स्ट्रक्चरिंग। अब ये प्राइस स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर फाइनली जो हमारा प्राइस डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट का, उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रख के प्राइस को यहाँ पर डिसाइड करते हैं और कैसे हम उनको कस्टमर को जो है ऑफर करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है, हमारा स्टैंड अलोन प्राइसिंग, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सभी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं उनकी इंडिविजुअली हम यहाँ पर उसका प्राइस जो है डिसाइड करते हैं। इनकी मार्केट में उनकी क्या डिमांड है, कस्टमर उनके साथ कितने फेमिलियर है, ठीक है, कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके बेस पर हम इंडिविजुअली सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसेस को यहाँ पर जो है डिसाइड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, जब भी हम कंसीडर करेंगे, प्राइस को डिसाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअली सभी के डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि कॉस्ट हो गया, मार्केट डिमांड हो गया, कस्टमर वैल्यू होगा, उसको हम एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्राइसेस को फिक्स करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, प्राइस प्रेफरेंस और रिबेट्स, ठीक है। प्राइस प्रेफरेंस और रिबेट्स क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कई केसेस में हम यहाँ पर रिबेट्स वगैरह भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कुछ छूट वगैरह भी यहाँ पर जो है दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाई वैल्यू डिपॉजिट, बहुत बड़ी अमाउंट में डिपॉजिट आ रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे देते हैं। या फिर अगर हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कुछ यहाँ पर हमारे कस्टमर है जिनके साथ हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो उसको हम यहाँ पर स्पेशल जो है कंसेशनल रेट पर लोन वगैरह भी यहाँ पर जो है दे देते हैं। क्लियर है? तो इसमें हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है, कितनी अमाउंट है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है रिबेट्स वगैरह, डिस्काउंट वगैरह जो है प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम एंड क्वांटम बेस्ड प्राइसिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम है, कितनी बड़ी अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर प्राइसिंग को जो है डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मान के चलो एक हमारा यहाँ पर डिपॉजिट है 10,000 रुपये का, तो इसकी जो प्राइसिंग है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट वगैरह पे किया जाना है वो यहाँ पर अलग से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर मान के चलो एक हमारा 10,000 करोड़ का यहाँ पर जो है डिपॉजिट आ रहा है, तो इसकी प्राइसिंग जो है वो अलग से यहाँ पर जो की जाएगी, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर क्वांटम है, वॉल्यूम है बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्राइस को जो है डिसाइड करते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखो क्या है, एडिशनल प्राइसिंग मॉडल। इसके अलावा ये जो मॉडल हमने पढ़े, इसके अलावा हमारे यहाँ पर बैंक्स जो है वो एडिशनल प्राइसिंग मॉडल्स का भी यूज करते हैं। इसमें बैंक क्या करती है, नॉर्मल जो ये प्रोडक्ट ऑफर कर रही होती है, ठीक है, जो सेल कर रही होती है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है लोन लिया है, उसके साथ यहाँ पर बैंक ने बोला कि आप अगर हमसे लोन लोगे ना, तो जितनी भी रेमिटेंस की फैसिलिटीज होगी, फंड ट्रांसफर की फैसिलिटीज होगी, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जो कुछ सर्विस चार्जेस है उसको यहाँ पर जो है वेव ऑफ कर देते हैं, वो हम आपसे यहाँ पर नहीं लेंगे। मतलब कि नॉर्मल प्रोडक्ट को प्राइसिंग के अंदर हमने इनडायरेक्टली कुछ और हमारे फैक्टर्स है उनके भी प्राइजेस को जो है इंक्लूड कर दिया और कस्टमर को शो कर दिया कि हम आपके लिए ये जो है माफ कर देंगे। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पर क्या था, स्ट्रक्चर था, जिसके बेस पर हम जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसेस जो है वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग। हमारी यहाँ पर रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के बीच में यहाँ पर क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर जो है देखेंगे। पहला जो बेसिस हमारा डिफरेंस का वो क्या है, सेगमेंट का। जो रिटेल बैंकिंग है वो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल सेगमेंट को यहाँ पर जो है टारगेट करता है, यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ डील करता है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, लार्ज कंपनीज होगी, उनके साथ जो है यहाँ पर डीलिंग करता है। नेक्स्ट क्या है, अगर मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा जो रिटेल बैंक है वो मास मार्केट यानी कि बहुत बड़ी मार्केट को यहाँ पर जो है कैप्चर करता है और उनको यहाँ पर जो है सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। और कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर यहाँ पर बहुत स्मॉलर सेगमेंट, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो कम है एज कंपैरिजन टू इंडिविजुअल, तो बहुत ही कम सेगमेंट को जो है इसमें जो है टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट है अप्रोच। अब अप्रोच के बेसिस पे जो हमारा यहाँ पर रिटेल बैंकिंग है वो हमारे यहाँ पर B2C अप्रोच है। B2C अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या है हमारे यहाँ पर, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये हमारा क्या है, फुल फॉर्म है B2C का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, बिजनेस से सर्विसेज जो है वो सीधा यहाँ पर कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल्स हमारे जो है यहाँ पर वो हमारे यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर्स है, वो फाइनली जो है उस पैसे को यूज करने वाले हैं। पर कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर B2B, अब B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस हम अप्रोच को यहाँ पर फॉलो करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते बल्कि बिजनेसेस को ही यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस जो है बेच रहा है। तो ये हमारा क्या है, B2C। उसके बाद रिस्क की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो रिटेल बैंकिंग के अंदर जो हमारे यहाँ पर कस्टमर होते हैं वो काफी बहुत ज्यादा यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो रिस्क होता है वो यहाँ पर डिवर्सिफाई होता है, क्योंकि अगर एक आधा कस्टमर यहाँ पर जो है
डूब भी जाता है, यानी कि उससे पैसे रिकवर नहीं होते, पर हमारा पैसा डिफरेंट लोगों के पास गया हुआ है तो हमारा पैसा जो है वो सिक्योर रहता है, कुछ यहाँ पर रिस्क जो है कम होता है। अगर हम यहाँ पर कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें तो हमारा ज़्यादातर पैसा जो है एक ही एंटिटी के पास होता है, जिससे क्या होता है अगर वो एंटिटी यहाँ पर डूब गई तो हमारा सारा पैसा जो है यहाँ पर डूब जाएगा। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंडर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पर रिटेल बैंकिंग उसमें जो रिटर्न है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि देखो जो यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं इसके अंदर या फिर लोन वगैरह दिया जाता है, उसके ऊपर जो बैंक है ना वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड कर सकता है, यानी कि डिपॉजिट के ऊपर कम इंटरेस्ट रेट और लोन के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे जो हमारे कस्टमर होते हैं वो ज़्यादा बार्गेन भी यहाँ पर जो है नहीं करते, क्योंकि उनकी जो लोन अमाउंट है वो छोटी होती है। अगर वो बार्गेन करते भी है तो बैंक उन पर ध्यान ज़्यादा यहाँ पर नहीं देता है, क्योंकि एक कस्टमर के जाने से बैंक पे कोई भी लॉस नहीं होने वाला। पर कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर जो रिटर्न होती है वो कम होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर जब डिपॉजिट भी करवाया जाता है तो बड़ी बड़ी अमाउंट में किया जाता है, जब यहाँ पर पैसा वापस लोन भी लिया जाता है तो बड़ी बड़ी अमाउंट में लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये बैंक के साथ जो है बार्गेन कर सकते हैं कि हमें इतने इंटरेस्ट रेट पे लोन दो या फिर हमारे डिपॉजिट पे इतना पैसा इतना इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ पर दो, जिससे बैंक का जो यहाँ पर रिटर्न होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है आपको? फटाफट से एक बार मुझे यहाँ पर बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम क्या है, वो कैसे यहाँ पे जो है डेवलप हुआ हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, और उसमें बैंक कैसे यहाँ पर काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है जाएंगे। क्लियर है? तो अगर मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करूँ, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम की बात करूँ तो हमारे देश के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है यहाँ पर रेगुलेट करता है, यानी कि इसकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही बैंक यहाँ पर जो है काम करते हैं। और इंडिया के अंदर जो हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? उसके बाद देखो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो हमारे यहाँ पर 1949 में जो है पास किया गया था, जो कि यहाँ पर 16 मार्च 1949 में जो है यहाँ पर फोर्स में आ गया था, यानी कि लागू हो गया था। अब ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो पहले यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के नाम से यहाँ पर जो है पास किया गया था, पर फिर इसको जो है इसका नेम चेंज करके हमने यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है यहाँ पर रख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट की कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो कैसे यहाँ पर जो है डेवलप हुआ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर जो है 3 फेजेस में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज हमारे यहाँ पर देखो क्या है, द अर्ली फेज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1770 टू 1916, यानी कि 1770 से लेकर हमारा यहाँ पर 1969 तक का पीरियड हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे कैसे हमारा जो इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर जो है डेवलप हुई। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ बैंक की, कि हमारा बैंक यहाँ पर कैसे आया, मतलब कि पहला बैंक हमारा यहाँ पर कौन सा था, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री की हमारी शुरुआत यहाँ पर कब से हुई थी। तो यहाँ पर देखो 1770 में हमारे यहाँ पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से हमारे इंडिया के अंदर जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग सिस्टम है, उसकी यहाँ पर जो है शुरुआत हो गई थी, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो हमारे देश का पहला बैंक यहाँ पर जो है था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंसी बैंक यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए। अब ये प्रेसिडेंसी बैंक यहाँ पर क्या होता है, तो जनरली देखो जो हमारी अंग्रेज जब हमारे देश पे राज कर रहे थे, ठीक है, तो उनको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेजों की मेन कंपनी थी, उन्होंने यहाँ पर जो है हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जो है कुछ यहाँ पर बैंक बनाए, जो कि जिनका मेन काम था यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनीज के जो फंक्शंस है, जो बिजनेसेस है, उनको यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने। उन्हीं बैंक्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक। उन्हीं बैंक को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में हमारे यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी यहाँ पर बैंक जो है बनाए थे, जो कि हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर आते थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको यहाँ पर कंट्रोल भी यहाँ पर जो है करती थी। क्लियर है? अब ये 3 बैंक कौन कौन से थे? पहला हमारा देखो क्या है, बैंक ऑफ कैलकाटा, ठीक है, जो कि यहाँ पर 1806 ईस्वी में बना था। उसके बाद हमारे यहाँ पर बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि हमारा 1840 ईस्वी में बना था। और उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, जो कि हमारा 1843 ईस्वी में बना था। ये 3 हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंसी बैंक थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है बना। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो यहाँ पर देखो जो हमने 3 प्रेसिडेंसी बैंक देखे थे, इन्हीं बैंक को मर्ज करके हमने यहाँ पर एक बैंक यहाँ पर बनाया, जिसका नाम है यहाँ पर क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो जितने भी हमारे 3 प्रेसिडेंशियल बैंक थे उनको हमने यहाँ पर जो है 1921 में जो है यहाँ पर मर्ज कर दिया और उससे एक बैंक बनाई जिसका नाम है यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलकर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसी को हमने यहाँ पर जो है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में यहाँ पर जो है कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ही कन्वर्ट होकर यहाँ पर जो है
बना है, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पर कहलाता है। क्लियर है। अब ये बना कब था? तो 1955 में। कब बना था? 1955 में। उसके बाद हमारे यहाँ पर फेज 2 स्टार्ट हो जाता है। तो फेज 2 हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग होती है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का मतलब क्या है? सिंपली देखो, जो हमारे यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर सरकार का कंट्रोल हो जाना, यानी कि प्राइवेट बैंक्स को कन्वर्ट करने हमने यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक में यहाँ पर जो है कन्वर्ट कर दिया, जिसके ऊपर यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की जो है ऑनरशिप हो, उसका पूरा यहाँ पर कंट्रोल, ठीक है। तो 1969 में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बैंकिंग सेक्टर पे अपना कंट्रोल करने के लिए, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर 14 बड़े बैंक्स को, जो हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उनको यहाँ पर जो है नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद फर्दर 1980 में जाके 6 बैंक और हमारे यहाँ पर नेशनलाइज कर दिए गए और टोटल हमारे यहाँ पर 20 नेशनलाइज बैंक यहाँ पर जो हमारे देश में काम करने लगे। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फेज 3, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है फेज 3। तो फेज 3 जो है हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है 1991 से और आज तक जो चल रहा है वो हमारा फेज 3 के अंडर ही यहाँ पर जो है आ जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1991 में जो है हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए गए थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी यहाँ पर जो है चेंजेस आए थे, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो 1991 में हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पर नरसिम्हा कमेटी को यहाँ पर जो है सेटअप किया, जिसका मेन काम क्या था कि उस समय बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी चल रहा है उसका एनालिसिस करना, जो भी इश्यूज है उनको फाइंड आउट करना और उस इश्यूज को ठीक करने के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन देना। तो नरसिम्हा कमेटी ने यहाँ पर कई सारे जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए थे, जो कि आगे इंप्लीमेंट भी यहाँ पर जो है किए गए थे, ठीक है। इस पीरियड के अंदर जो आरबीआई था उन्होंने यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस देना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि 1991 के बाद जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो भी यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते थे। नरसिम्हा कमेटी ने कई सारी यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन दी थी, उनको मानकर यहाँ पर कई सारे चेंजेस ले आए गए, जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को और फॉरेन प्लेयर्स को, यानी कि फॉरेन बैंक्स को अलाउ कर दिया गया कि वो भी बैंकिंग इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट था उसको डीरेगुलेट कर दिया गया था, यानी कि जो बैंक्स है वो खुद से यहाँ पर अपना इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड कर सकती है। साथ ही साथ जो कैश रिजर्व रेशियो है उसमें यहाँ पर हमारी रिडक्शन की गई थी। हमारे जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उसमें भी यहाँ पर जो है रिडक्शन की गई थी। तो ये हमारे 3 फेजेस थे जिसमें हमारे यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनकी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर देखो क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। अब ये प्रॉफिट क्या होता है? तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट एक तरह का फाइनेंशियल गेन होता है जो कि तब अराइज होता है जब हमारी जो रेवेन्यूज होती हैं वो ज़्यादा होती है हमारे एक्सपेंसेस से। जैसे एग्जांपल के मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इसने 2018 के अंदर टोटल यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए का यहाँ पर जो है रेवेन्यू जनरेट किया और इस 2 लाख रुपए रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसने टोटल यहाँ पर 1,50,000 रुपए के यहाँ पर एक्सपेंसेस किए। तो यहाँ पर देखो रेवेन्यू कितनी है हमारी 2 लाख रुपए की है और एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर कितने हैं 1,50,000 के। तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है ना 50,000 रुपए, यही हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है, क्योंकि हमारी जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर 50,000 से ज्यादा है, तो उससे हमें एक फाइनेंशियल गेन जो है यहाँ पर रिसीव हुआ। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखो जितना भी हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ होता है उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, टैक्सेस हो गए, इंटरेस्ट हो गए, उसको जब हम डिडक्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास बचती है ना वही हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, प्रॉफिट कहलाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? तो सिंपली देखो एक कंपनी की एबिलिटी कि वो कितना प्रॉफिट कमा सकती है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू जनरेट प्रॉफिट्स, यानी कि एक कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, उसकी एबिलिटी कितनी है, वो हमारी यहाँ पर कहलाती है प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसने यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपए की यहाँ पर जो है सेल्स की, जिसपे उसको यहाँ पर 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आई वो कितना हुआ, 10%, यानी कि जितनी सेल्स किया उसका 10% यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर ये जो 10% है वो हमें कंपनी की एबिलिटी शो कर रहा है कि वो जो सेल्स करता है ना, वो कंपनी जो बिजनेस ऑपरेशन करता है उससे वो 10% की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है जनरेट कर रहा है, ठीक है। अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये यहाँ पर हमें शो करती है कंपनी की एफिशिएंसी कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को कितने अच्छे तरीके से कर रही है, वो अपने रिसोर्सेज को, अपने फंड्स को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज जो है कर रही है। क्योंकि अगर देखो किसी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा है, इट मीन्स कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है। और अगर किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, इट मीन्स वो एफिशिएंट कंपनी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये यूजली जो है हमारी परसेंटेज की फॉर्म में या फिर रेशोज की फॉर्म में शो किया जाता है और इससे हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और विएबिलिटी को यहां पर जान पाते हैं। क्लियर है आपको? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉफिट एक अमाउंट है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद।
प्रॉफिटेबिलिटी हमें बताएगी कंपनी ने इस प्रॉफिट को कमाने में कितनी एबल रही है, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट को यहाँ पर जो है कमाया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो जनरली कंपनी हम यूज करते हैं, जब भी हमें किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी हो तो हमें अलग अलग फेजेस पे, अलग अलग स्टेजेस पे कंपनी की प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ते हैं और उससे हम यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का पता जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे जो प्रॉफिट होते हैं वो यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट। और इन तीनों के बेस पर ही हम कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको यहाँ पर जान पाते हैं, यानी कि उसकी एबिलिटी को जान पाते हैं कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो जब हम यहाँ पर अपने जो भी हमारे नेट सेल्स है, यहाँ पर नेट सेल्स लिख लो, जब हम नेट सेल्स में से हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारी यहाँ पर अमाउंट बच के निकलती है वही हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, हमारी यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है कहलाती है। के बारे में जानते हैं तो पहले बात करते हैं हमारे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो जब हमारी यहाँ पर नेट सेल्स में से हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास निकलती है वो हमारी कहलाती है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये दोनों टर्म्स यहाँ पर है क्या, तो पहले बात करते हैं यहाँ पर नेट सेल्स की। क्या है हमारी यहाँ पर नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब है एक्चुअल सेल्स जो हमने यहाँ पर कंपनी की है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर देखो जो भी आपने यहाँ पर टोटल सेल्स की होती है उसमें से जो भी यहाँ पर सेल्स वापस आ जाती है, यानी कि जो सेल्स रिटर्न होती है, जो कस्टमर ने हमें वापस कर दिया है, उसे जब हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो वो हमारा निकल के आता है नेट सेल। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो आपने टोटल सेल्स की थी 1 लाख रुपए की, पर 10,000 की सेल्स आपको वापस कर दी गई, कस्टमर ने ये बोल दिया कि प्रोडक्ट सही नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी नेट सेल्स हुई, जो हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई, वो कितनी हुई, हमारी 90,000। कितनी हुई, 90,000। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में COGS भी कहते हैं। तो सिंपली देखो जो गुड्स हमने यहाँ पर सोल्ड कर दिए उसकी कॉस्ट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे एग्जांपल के मान के चलो आपने 10,000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस की थी जिसकी कॉस्ट आई थी 1 लाख रुपए। ठीक है, उसमें से आपने यहाँ पर 9,000 यूनिट जो है आपने यहाँ पर सोल्ड कर दी जिसकी कॉस्ट आई आपको यहाँ पर 90,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 90,000 रुपीज है ना, ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स हमने सोल्ड कर दिए उसकी कॉस्ट को। तो जब भी हम यहाँ पर अपने टोटल जो हमारी नेट सेल्स है उसमें से हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो बाद में जो अमाउंट बचेगी वो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट होगी। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है, 0 हो रहा है। अगर मैं इसको 1 लाख कर दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 लाख कर दूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर सीधा 10,000 रुपये हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें यहाँ पर पता क्या लगता है, इससे हमें यहाँ पर पता क्या लगता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का यहाँ पर फायदा क्या होता है। तो सिंपली देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर जो हमारी बिजनेस है, जो हमारी यहाँ पर बिजनेस है वो अपने कोर ऑपरेशंस को कितने अच्छे तरीके से कर रही है। कोर ऑपरेशन से मतलब जो यहाँ पर कंपनी का मेन ऑपरेशन है, मेन बिजनेस है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो XY लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वो कार बना के मार्केट में सेल करते हैं। तो इनका मेन काम क्या है, कार को बनाना, मार्केट में सेल करना। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने अच्छे तरीके से कर रही है और उससे वो कितना प्रॉफिट जो है कमा रही है उसे हम यहाँ पर जो है जान पाते हैं, उसे हम यहाँ पर पता लगा पाते हैं। हालांकि इसमें जो हमारे यहाँ पर जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते, यानी कि जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हम कंसीडर इसमें नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि हमारे यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशन के साथ जो है रिलेटेड होते हैं। अब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं ना तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर जो भी परचेजेस होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे परचेजेस होते हैं और जो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं उसी को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर शो नहीं करते। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इसे हम यहाँ पर शो नहीं करते, उनको हम कंसिडर नहीं करते। पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोर बिजनेस ऑपरेशन को जानना। क्लियर है। अब इससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी कितने अच्छे से प्रोडक्शन कर रही है और उनको कितने अच्छे से सेल कर पा रही है। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करने का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर देखो इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से भी यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो क्या है, इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है और उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है और यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कितनी है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट करना। ठीक है, यहाँ पर पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे यहाँ पर क्या होता है, नेट सेल्स, जो हमारी यहाँ पर नेट सेल्स है उसमें से हमें यहाँ पर माइनस कर देना है COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स हमारी यहाँ पर देखो कितनी है,
कैश सेल्स हमारी कितनी है 5 लाख रुपए की, क्रेडिट सेल्स हमारी यहाँ पर 4 लाख रुपए की, सेल्स रिटर्न हमारे पास 1 लाख रुपए की, यानी कि 5 लाख को हमें प्लस करना है, टोटल सेल्स पहले निकालते हैं, वो हमारी कितनी आएगी 4 लाख, क्रेडिट सेल्स होगी 9 लाख रुपए, इसमें से 1 लाख रुपए हमें यहाँ पर माइनस कर देना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8 लाख रुपए, कितना आ जाएगा 8 लाख रुपए, ये हमारी क्या है नेट सेल्स है, 8 लाख रुपए हमारी क्या है नेट सेल्स है, इसमें से हमें COGS को माइनस करना है, वो कितना है 5,50,000, ठीक है। अब इसको जब हम माइनस करेंगे, जब हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो 8 लाख में से हमें यहाँ पर माइनस करना है 5,50,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 2,50,000, कितना आ जाएगा 2,50,000। अब यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रही है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितनी एबिलिटी है, वो हम कैसे पता लगेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करके उसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पर देखो क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है उसे हमें डिवाइड कर देना है जो भी हमारे यहाँ पर नेट सेल्स है, और इनटू हमें यहाँ पर क्या कर देना है 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे यहाँ पर कितना है 2,50,000 रुपये का है, इसे डिवाइड कर देना है 8 लाख के साथ और इनटू कर देना है 100, तो यहाँ पर देखो हमारा आ जाएगा 2,50,000 को डिवाइड कर देना है हमारे यहाँ पर 8 लाख के साथ और इनटू हमें यहाँ पर कर देना है 100, तो ये हमारा कितना आएगा 31.25, यानी कि ये जितने सेल कर रहा है उतना 31.25% यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है, तो इससे आप जान सकते हो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कैसी है, क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो एक ऐसा प्रॉफिट जो हमें यहाँ पर कोर बिजनेस ऑपरेशन को करके यहाँ पर जो है रिसीव हुआ है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल के लिए XYZ लिमिटेड कंपनी है, इसका मेन काम क्या है कार को बना के मार्केट में सेल करना, ठीक है। तो कार को बनाने से लेकर उसको मार्केट में सेल करने तक उसने इस एक्टिविटी से जो यहाँ पर पैसा जो है कमाया है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि मान के चलो यहाँ पर कार को मैन्युफैक्चर किया 1 लाख रुपए में, ठीक है, उसको सेल किया 2 लाख रुपए में, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का क्या है डिफरेंस है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर जो है कहलाएगा, क्या कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कहलाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग क्या करते थे, कोर बिजनेस ऑपरेशन से तो बात करते थे, कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाया उसकी हम बात करते थे, पर उसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते थे, यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे बिजनेस के मेन बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड उसको कंसीडर नहीं करते थे, जिससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर नहीं मिल पाता था। तो उसकी समस्या को दूर किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है और रेवेन्यूज है उनको हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, और जब हमारी रेवेन्यू एक्सेस हो जाती है टोटल बिजनेस ऑपरेशन एक्सपेंसेस के साथ, तब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो जनरली जो भी हमारे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है और उसके बाद हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इससे हमें पता क्या लगता है, हमें ये पता लगता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कि यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कितने अच्छे तरीके से करी, क्योंकि देखो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है इट मींस वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को सही तरीके से करे, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा नहीं है तो वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को सही तरीके से नहीं करे। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आए थे, तो यहाँ पर जनरली देखो सैलरीज आ जाती हैं, वेजेस आ जाते हैं, रेंट आ जाते हैं, यूटिलिटीज आ जाते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ये सारे हमारे यहाँ पर आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो इसको हम फटाफट से यहाँ पर जो है सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। हमें सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, वो कितने 8 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख रुपए की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है 75,000। पहले यहाँ पर बता दूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जो हमने ऑपरेशंस की उससे हमें जो रेवेन्यू रिसीव हुआ, यानी कि ये क्या है हमारी यहाँ पर नेट सेल्स है। क्या है, नेट सेल्स है। कई बार एग्जामिनर ना आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग से टर्म्स देते हैं, मीनिंग इसका सेम है, ठीक है। नेट सेल्स में से हमें माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो ऑपरेशन आपने किया उसकी कॉस्ट कितनी आई है, तो वो हमारी क्या होगी यहाँ पर COGS, क्या हो जाएगी COGS। तो नेट सेल्स हमारी कितनी है यहाँ पर 8 लाख रुपए की, क्योंकि हमारे पास सेल्स रिटर्न नहीं है। COGS हमारे पास कितनी है यहाँ पर 6 लाख रुपए की, कितनी है हमारे यहाँ पर 6 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए। उसके बाद हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पर जो है माइनस करना है, तो वहां पर हमारा जो निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख रुपए, उसमें से हमें 75,000 को यहाँ
माइनस करना है, 75,000 को माइनस करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,25,000, कितना आ जाएगा 1,25,000, तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कि प्रॉफिट कमाया कितना है बेसिकली, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर क्या है, नेट सेल्स, क्या है, नेट सेल्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 1,25,000 है, डिवाइड करना है किसके साथ, डिवाइड करना है नेट सेल्स के साथ, वो कितना है 8 लाख रुपए। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 1,25,000, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो ये हमारा कितना रहा है यहाँ पर 15.62%, यानी कि जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम जितनी भी सेल्स किया उसका 15.62% हम यहाँ पर प्रॉफिट जो है यहाँ पर कमा रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, नेट प्रॉफिट, ये हमारा लास्ट प्रॉफिट रहता है। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या होता है, नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पर एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टोटल रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में से हम यहाँ पर जो है जब माइनस कर देते हैं टोटल एक्सपेंसेस को, तब हमारा यहाँ पर जो है निकल के आता है नेट प्रॉफिट। अब इस टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमें बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल अपने सभी कामों को करके, सभी एक्टिविटीज को करके कितना प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि सारा बिजनेस एक्टिविटीज को करने में ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है। अभी टोटल का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो टोटल रेवेन्यू में हमारी दो चीजें, सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या है हमारे यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है जो हमारा कोर बिजनेस ऑपरेशन है उससे हमें यहाँ पर जो है जो रेवेन्यू यहाँ पर रिसीव हुई। साथ के साथ यहाँ पर कुछ हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होते हैं जो कि हमें यहाँ पर रिसीव। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होते हैं, ऐसे इनकम जो कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन से हमें रिसीव नहीं हुए थे, यानी कि कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिसीव नहीं होते। जैसे मान के चलो आप कार बना दो, उसको सेल करते तो वो आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स के अंदर। और आपके पास एक रेंट पे, आपके पास एक लैंड पड़ी है, उसको आपने रेंट पे दे दिया, तो उससे जो रेंट रिसीव हुआ है वो अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से आपको रेवेन्यू रिसीव नहीं हुई, वो क्या है हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो वो इसके हेड में आ जाता है। ऐसे ही जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस होते हैं इसमें भी हमारे आ जाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और हमारे यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आ जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है एक बिजनेस ऑपरेशन जो हमारा मेन कोर बिजनेस ऑपरेशन है उसको करने में जो हमने यहाँ पर कॉस्ट इनकर क्या कही है, उसको करने में जो हमने कॉस्ट इनकर की है, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ये ऐसा एक्सपेंस होता है जो हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल से आपको अगर बताऊं, अगर आप कार को बना के मार्केट में सेल करते हो तो कार को बनाने से लेकर उसको मार्केट में सेल करने तक जो भी आपने एक्सपेंस किया है वो क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंडर आ गया। और उसके अलावा आपने कोई यहाँ पर मान के चलो आपने एक डोनेशन दे दिया जो कि आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है पर आपके लिए एक्सपेंस है, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर जो है आ जाएगा। क्लियर है आपको। तो जब हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम सभी एक्सपेंसेस और सभी रेवेन्यूज को यहाँ पर जो है कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब इसको अगर मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन की हेल्प से समझाना चाहूँ तो यहाँ पे देखो हमें इन्फॉर्मेशन गिवी है, हमें यहाँ पर क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है वो 3 लाख रुपीज की, ठीक है। तो इसको ठीक है 3 लाख रुपीज की, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहली जो चीज कैलकुलेट करनी है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला आपको बताऊंगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो हमें पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 8 लाख रुपए की, ठीक है। रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 6 लाख रुपए की। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख रुपए, आ गया 2 लाख रुपए। अब ग्रॉस प्रॉफिट से हम नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपली देखो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से हमें जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे हमें यहाँ पर माइनस करना है, चाहे वो हमारे ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या फिर नॉन ऑपरेटिंग, सभी को क्या करना है, सभी को माइनस करना, प्लस जो हमारे यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे यहाँ पर हमें प्लस कर देना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमें यहाँ पर जो है प्लस कर देना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारे यहाँ पर कितने हैं, 75,000 का, कितना है 75,000 का। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे कितने हैं, 3 लाख रुपए के, कितने हैं 3 लाख रुपए के। तो बिजनेस ऑपरेशन से ज़्यादा तो हम तो यहाँ पर पैसे जो है यहाँ पर कमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो हमारा 2 लाख प्लस 3 लाख माइनस हमारा यहाँ पर
75,000 एक मिनट 2 लाख प्लस 3 लाख माइनस 75,000, ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट 4,25,000, कितना आ रहा है 4,25,000। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो को यानी प्रॉफिटेबिलिटी को जानना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली जो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट है उसे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है किसके साथ, हमारा जो नेट सेल्स है और इनटू कर देना है 100। तो यहाँ पर देखो जो हमारी नेट सेल्स है वो कितनी है 8 लाख रुपए की है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँ तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 2 लाख रुपए का, और सॉरी 4,25,000 रुपये का, 4,25,000 रुपये का, ठीक है। और हमारा जो नेट सेल्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 लाख रुपए का। तो इसको मैं 100 के साथ जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4,25,000 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 8 लाख इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 53.12%, ठीक है। यानी कि हम 50% से ज़्यादा भी प्रॉफिट यहाँ पर जो है कमा रहे हैं। क्लियर है आपको? तो ये हमारे डिफरेंट प्रॉफिट है जिससे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर जान सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब क्योंकि आप यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ सके तो आप आसानी से यहाँ पर प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में डिफरेंस यहाँ पर समझ सकते हो। तो पहला जो बेसिस है वो क्या है, डेफिनेशन। तो प्रॉफिट क्या है, वो सरप्लस है, एक्सेस है, जो कि यहाँ पर कंपनी अर्न करती है जब वो अपने सारे एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से माइनस कर देती है। यानी कि वो अमाउंट जिस अमाउंट से हमारा रेवेन्यू एक्सेस कर जाता है, हमारे एक्सपेंसेस है, वो हमारा कहलाता है प्रॉफिट। उसके बाद देखो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एबिलिटी, कंपनी की एबिलिटी कि वो यहाँ पर कितनी प्रॉफिट को जनरेट कर पा रही है। उसके बाद देखो फोकस, प्रॉफिट का फोकस होता है एक्चुअल अमाउंट जो मनी यहाँ पर हमने अर्न की है, यानी कि 50,000 60 है उसके ऊपर, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी का फोकस होता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को चेक करना कि हमारी जो कंपनी है वो कितनी यहाँ पर एफिशिएंट है, कितनी वो इफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस में से टोटल रेवेन्यू को माइनस करते हैं, उससे हमारा निकल के आ जाता है। और प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर वेरियस मैट्रिसेस का यूज करते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट रेशियो। सो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाई थी, उससे हमने प्रॉफिटेबिलिटी भी कैलकुलेट की थी। नेक्स्ट क्या है, टाइम फ्रेम। तो जो प्रॉफिट होता है वो टिपिकली हमारा जो है यहाँ पर एक स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे कि एक महीने, क्वार्टर और ईयर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी को हम कभी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जब हमें जरूरत है, हमें जानना है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, तो हम उसको कभी भी यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग। तो अभी तक जो हमने प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पढ़ा था वो इन जनरल पढ़ा था, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। अब हम यहाँ पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि बैंक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैसे यहाँ पर जो है मेजर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जनरली हमारी जो यहाँ पर बैंक्स होती है उनका जो रेवेन्यू होता है, उसका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पर वो कमाता है अपनी एसेट्स के ऊपर। अब बैंक की एसेट्स कौन सी होती है, जो कि इन्होंने यहाँ पर लोन्स वगैरह दिया हुआ है। तो बैंक ने जो भी पैसा लोन दिया हुआ है, कॉर्पोरेट को दिया हुआ है, इंडिविजुअल को दिया हुआ है, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है ना, वही यहाँ पर मेजर इनकम होती है हमारी यहाँ पर बैंक की। इसके अलावा बैंक यहाँ पर कुछ और सर्विसेज भी हमें यहाँ पर देता है, जिसके ऊपर वो फी चार्ज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया, हमें रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो उस पर एक फीस चार्ज कर लेता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज दे दी तो उसके ऊपर यहाँ पर फीस चार्ज कर लेता है। तो यहाँ पर फीस से भी कुछ यहाँ पर इनकम जो है मिल जाती है। यानी कि अगर बैंक की मैं यहाँ पर इनकम का बात करूं तो हमारी जो बैंक की इनकम होती है वो दो चीजों से मिलकर यहाँ पर जो है बनी होती है। पहले देखो क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम, क्या होती है इंटरेस्ट इनकम, और उसके बाद दूसरी क्या होती है यहाँ पर हमारी फी इनकम, जो कि यहाँ पर फी बेस्ड काम करके बैंक को रिसीव होती है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो बैंक का जो मेजर एक्सपेंस होता है वो किस पे होता है, इंटरेस्ट पे ही होता है, जो उसे यहाँ पर पे करनी पड़ती है लाइबिलिटीज के ऊपर। अब लाइबिलिटीज क्या होती है, सिंपली देखो बैंक ने यहाँ पर जो भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है, या फिर बैंक ने यहाँ पर किसी दूसरी बैंक या आरबीआई से जो भी यहाँ पर बोरोविंग की है, तो उसके ऊपर बैंक को यहाँ पर जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और यही यहाँ पर मेजर एक्सपेंस होता है हमारे यहाँ पर बैंक का। तो हम जब भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हम इन चीजों को ही कंपेयर करके, इनको ही प्लस माइनस करके प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट जो है वो यहां पर किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब बात करते हैं, क्योंकि देखो जो मेन हमारा टॉपिक था वो क्या था, ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को जानना, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास बेसिकली यहाँ पर ट्रेडिशनल
मेजर्स हैं जो कि यहाँ पर दो होते हैं। पहले का नाम क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स, और दूसरा क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इन दो ट्रेडिशनल मेजर्स की हेल्प से हम यहाँ पर बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको यहाँ पर जो है पता लगा पाते हैं। अब ये होते क्या है, तो इसको करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवा देना चाहता हूँ, ताकि आप जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करें रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पर कोई भी बैंक हो, ठीक है, कोई भी बैंक हो, उसको अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक का मेन काम क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है, और उससे जो है वो यहाँ पर लैंडिंग जो है वो यहाँ पर करते हैं। तो ये बिजनेस ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बैंक को अपना बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और बैंक के पास जब भी उसे फंड्स मंगवाने होते हैं तो दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला ये होता है कि वो क्या करे, यहाँ पर जो बैंक का ऑनर है, जो मालिक है, जिसने बैंक को स्टार्ट किया है, उससे यहाँ पर जो है पैसा मंगवा ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बैंक अपने ऑनर से जो भी पैसा मंगवाता है वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, इक्विटी। क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर, इक्विटी। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, यहाँ पर एक राम पर्सन था जो कि यहाँ पर HDFC का मालिक था। तो HDFC बैंक ने यहाँ पर राम से जो है यहाँ पर मान के चलो 100 करोड़ रुपीज यहाँ पर जो है रेज कर लिए, उससे मंगवा लिए ताकि वो बिजनेस ऑपरेशंस को कर सके। तो ये जो 100 करोड़ रुपीज है ये हमारे क्या कहलाएंगे, इक्विटी कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरा ऑप्शन। अगर यहाँ पर बैंक को ऑनर से पैसा नहीं मंगवाना है तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से पैसा जो है यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि लाइबिलिटीज से पैसा यहाँ पर जो है फंड रेज कर सकते हैं। अब लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले यहाँ देखो, बैंक जो भी यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बैंक की लाइबिलिटी होती है, और इससे यहाँ पर फंड भी मिल जाते हैं। उसके बाद देखो ये यहाँ पर बोरोविंग भी कर सकता है। क्या कर सकता है यहाँ पर, ये यहाँ पर बोरोविंग भी कर सकता है अपने फंड्स को, यहाँ अपने बिजनेस ऑपरेशंस को पूरा यहाँ पर करने के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो हमारा यहाँ पर बैंक का टोटल फंड होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। क्या होता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, अब बैंक यहाँ पर इन फंड्स का करती क्या, इस फंड्स को बैंक ने मंगाया क्यों है, तो सिंपली देखो, इन सारा का सारा फंड का यूज किया जाता है हमारे यहाँ पर एसेट्स को परचेज करने के लिए। क्या किया जाता है, एसेट्स को परचेज करने के लिए, क्योंकि देखो इसी पैसे से जो बैंक है वो यहाँ पर जो है लोन्स एंड एडवांसेस देता है, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि आगे चल के वहां पर उसकी एसेट जो है यहाँ पर बनती है। तो हमेशा हमेशा जब हम यहाँ पर एक इक्वेशन बनाएंगे, नॉर्मल कंपनी की भी आप इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ पर जो हमारे इक्विटी प्लस लायबिलिटीज होती है वो हमेशा हमारी यहाँ पर एसेट्स के इक्वल होती है। तो ये जो इक्वेशन है ये आप यहाँ पर जरूर यहाँ पर कंसीडर जो है कर लीजिए। अब क्योंकि आपको यहाँ पर एसेट्स का मीनिंग पता है, आपको लायबिलिटीज का मीनिंग पता है, अब आपको इक्विटी का मीनिंग पता है, तो आप आसानी से यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट जो है वो यहाँ पर कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स की। रिटर्न ऑन एसेट्स बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो ये एक ऐसा फाइनेंशियल रेशो होता है जो कि यहाँ पर ये मेजर करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उसकी टोटल एसेट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि कंपनी की टोटल एसेट्स यहाँ पर कितनी है और उन टोटल एसेट का यूज करके कंपनी यहाँ पर कितना प्रॉफिट कमा रही है वो हमें यहाँ पर पता लगता है रिटर्न ऑन एसेट की हेल्प से। क्लियर है, तो जब भी हम इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमें यह पता लगेगा कि कंपनी यहां पर अपने एसेट्स को कितने अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज कर रही है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ, अगर हम कंपैरिजन करें टोटल एसेट से, उसके कंपैरिजन में अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो, इट मींस कि हम अपने टोटल एसेट को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर इसका ऑपोजिट हुआ, प्रॉफिट कम है, तो इसका मतलब हम एसेट्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज जो है वो यहां पर नहीं कर रहे। क्लियर है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा, जब भी हम यहां पर रिटर्न ऑन एसेट की बात करते हैं तो मेनली उसको डिटरमाइन कौन कौन करते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम और फीस ऑन इट्स सर्विसेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दो तरह की इनकम होती है, एक हमारी इंटरेस्ट इनकम होती है और यहाँ पर फीस बेस यहाँ पर इनकम जो है रिसीव होती है बैंक को, और वही बैंक की यहाँ पर जो है रिटर्न होती है। तो यही दो चीजें हमारी यहाँ पर हेल्प करती है रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है, अब ये जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है एक एक करके इनके बारे में यहाँ पर जो है जानते हैं। पहले बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर क्या होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बैंक यहाँ पर जो है जो भी लोन एडवांसेस देता है, यानी कि उसकी जो भी एसेट्स होती है उसके ऊपर यहाँ पर उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, यानी कि इंटरेस्ट इनकम हो गई, इनका इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अर्नड इनकम। ठीक है, अर्न इंटरेस्ट जो कि यहाँ पर बैंक ने अर्न की। ठीक है, उसके बाद देखो जो भी बैंक ने यहाँ पर डिपॉजिट लिए हुए हैं, ठीक है, या फिर
या फिर उसने यहाँ पर जो भी बोरविंग की हुई है उसके ऊपर बैंक को यहाँ पर इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो दो तरह के हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट है, एक रिसीव हो रहा है, एक यहाँ पर पे कर रहा है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, तो सिंपली देखो, जब हम यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न, जो भी हमने अर्न किया है इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट पेड को माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो हमारी कहलाती है यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम। जैसे एग्जांपल के मान के चलो 2018 की बात करो, तो बैंक ने जो नेट यहाँ पर जो इंटरेस्ट अर्न किया था वो कितना था, यहाँ पर 20,000 करोड़। कितना था, 20,000 करोड़। और उसने जो इंटरेस्ट पे किया था वो कितना था, यहाँ पर 15,000 करोड़। तो माइनस किया तो हमारा यहाँ पर 5,000 करोड़ ये क्या निकल के आया, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि हमें ज्यादा जो है यहाँ पर रिसीव हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम होती है वो यहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उसको हमें यहाँ पर मेजर करने में हेल्प करती है। और ये क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इनकम अर्न, जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न की है, और जो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने पे किया है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा यहाँ पर जो है कहलाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया है। सिंपली जो इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पर रिसीव होता है एसेट्स के ऊपर, उसमें से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पेड ऑन लायबिलिटीज को यहाँ पर जो है माइनस कर देना है, और उसके बाद जो अमाउंट हमारी यहाँ पर बच के निकलेगी वो हमारी क्या होगी, नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। अगर इसको मैं दूसरी तरीके से लिखूं तो यहाँ पर देखो, जो भी हमने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर हमने लोन्स दी हुई है, उसके ऊपर जो इनकम हमें यहाँ पर इंटरेस्ट हम अर्न करेंगे, उसमें से जो भी मैंने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे किया या फिर बोरविंग पे इंटरेस्ट पे किया उसे हमें माइनस कर देना है, तो हमारा यहाँ पर जो है निकल के आ जाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है अगर आपको रिटर्न ऑन एसेट को समझना है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो यही टर्म्स बार बार यूज होंगे। नेक्स्ट वो क्या है, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। ये क्या है हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। अब ये इंटरेस्ट रेट स्प्रेड क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, जो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम होता है उसको डिटरमाइन करने में, यानी कि हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम कितना होगा वो हमारा डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। अब ये इंटरेस्ट रेट स्प्रेड यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो, जो भी हमने यहाँ पर एवरेज इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है अपने एसेट पे, उसमें से जब हम अपना एवरेज इंटरेस्ट जो हमने पे किया है लायबिलिटीज पे उसे माइनस कर देते हैं, तो उसका बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, और वही हमारी बैंक की प्रॉफिट भी कहलाती है, ठीक है। अब ये क्या है, तो यहाँ पर सिंपली देखो, जो बैंक होता है वो हमें हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। डिपॉजिट में मेनली कितना इंटरेस्ट मिल जाता है आपको, यहाँ पर 4% का है, 5% का है, और अगर टर्म डिपॉजिट है तो थोड़ा यहाँ पर ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। पर जब यही पैसा हमें यहाँ पर लोन देता है बैंक, तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है, जैसे कि 7% हो गया, 8% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट यहाँ पर बैंक ने पे किया है, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कोई भी अमाउंट नहीं बात कर रहा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि एवरेज इंटरेस्ट यहां पर कितना बैंक जो है पे कर रहा है, और परसेंटेज में बात कर रहा हूं, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक 8% का है, ठीक है, और डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो 5% का एवरेजली, ठीक है। और तो यहां पर जो हमारा 3% का यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो बैंक को ज्यादा मिल रहा है, तो ये जो 3% है ये हमारा इंटरेस्ट रेट स्प्रेड होता है, और यही हमारा यहाँ पर बैंक का प्रॉफिट भी कहलाता है। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर क्या होता है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में आपको ऑलरेडी यहाँ पर पता लग गया है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक ऐसा मेजर होता है जिसकी हेल्प से हम ये असेस कर पाते हैं कि यहाँ पर जो हमारी बैंक है वो अपने जो इंटरेस्ट अर्निंग एसेट है, जिनके ऊपर उनको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट यहाँ पर जो है मिल रहा है, उसके अगेंस्ट वो कितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कमा रही है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, यहाँ पर क्या है कि हमारी जो नेट एसेट्स है जिसपे इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है वो कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है, और हम जो नेट इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, 10,000 रुपए। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 10% का, यानी कि जितनी हमारी एसेट्स है उसके अगेंस्ट हम 10% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मार्जिन जो है, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर हम जो है कमा रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मार्जिन का मतलब यहाँ पर मैं रेशियो लिख दूं तो गलत नहीं होगा, रेशियो भी सेम ही बात है। हमें क्या करना है, नेट इंटरेस्ट इनकम को डिवाइड कर देना है एवरेज टोटल एसेट्स के साथ, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करना चाहते हैं तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ पर मान के चलो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो कितनी है, 10,000 की है, और एवरेज टोटल एसेट यहाँ पर हमारी यहाँ पर कितनी है, 1 लाख रुपए की, ठीक है, इंटू हमें यहाँ पर क्या कर देना है 100। तो जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा 10% अल्टीमेटली जो है निकल के आ जाएगा। क्लियर है आपको? फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर कंफर्म कर दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए।
फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ऑल इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट देखो, हम फाइनली आप यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट फॉर बैंक्स को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इससे हम यहाँ पर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितनी भी हमने चीजें अभी पढ़ी हैं वो सारी की सारी हमारी इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है आने वाली। ठीक है, अब क्योंकि आपको क्लियर है तो आपको कहीं भी यहाँ पर कंफ्यूजन जो है नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ROA इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले नेट इनकम की बात करते हैं। नेट इनकम का मतलब कि जो नेट इनकम बैंक को यहाँ पर रिसीव है, जो पैसा उसको यहाँ पर रिसीव हुआ, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जितनी भी फी इनकम होती है प्लस यहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट इनकम हमें यहाँ पर मिला होता है उसमें से हमें माइनस कर देना है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, अभी एक टर्म है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, सिंपली देखो बैंक को अपने ऑपरेशंस को करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो कंप्यूटर्स हो गए उनके मेंटेनेंस पे कुछ खर्च करना है। ठीक है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पर सैलरीज पे करनी है। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ यहाँ पर खर्चे करने पड़ते हैं, वही हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और जब भी हम यहाँ पर नेट इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें इनकम यहाँ पर जो है रिसीव हुई होती है उसमें से हमें माइनस कर देना जितने भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फी इनकम हमें रिसीव हुई, नेट इंटरेस्ट इनकम हमें यहाँ पर मिल गया, जिसमें से हमने जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा था वो हमने ऑलरेडी माइनस यहाँ पर कर दिया और नेट इंटरेस्ट इनकम हमने यहाँ पर ले लिया। अब बाकी रह गया था ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उसे भी हमने माइनस कर दिया, तो हमारा नेट इनकम जो है निकल के आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एवरेज टोटल एसेट्स की। एवरेज टोटल एसेट यहाँ पर क्या होते हैं, तो जनरली देखो अगर हम एसेट की बात करें, ठीक है, तो हमारे बैलेंस शीट में एसेट जो है वो आती रहती है और जाती रहती है। मतलब कि आपने कोई एसेट यहाँ पर परचेज की, ठीक है, तो हो सकता है ना शुरुआत में उसकी वैल्यू अलग, ठीक है, आपकी वैल्यू मान के चलो शुरुआत में आपने 50,000 रुपए की एसेट्स बेची, पर बीच में आते आते उसमें 20,000 की एसेट्स आपने बेच दी, बाद में कितने रह गए यहाँ पर 30,000 रुपए रह गए। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पर एक्चुअली में एसेट के ऊपर रिटर्न जाननी है तो हमें क्या लेना पड़ता है, एवरेज, यानी कि एवरेजली वो पूरे साल में हमारे पास कितने यहाँ पर एसेट्स थी। तो उसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर, यानी कि जो हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर था जब वो स्टार्ट हुआ था तब जितने टोटल एसेट थी प्लस हमारे टोटल एसेट एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर, यानी कि एंड में जितने पास हमारे पास टोटल एसेट्स यहाँ पर पड़े थे उसे जब हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते तो हमारा एवरेज जो एसेट आ जाता है वो हमारा निकल के आ जाता है। ऐसे अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ तो शुरुआत में कितना था 50,000 रुपये, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में कितना आएगा 30,000 रुपीज। ठीक है, इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ तो 80,000 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एवरेजली हमारे यहाँ पर कितने रहे थे 40,000, कितने रहे थे हमारे यहाँ पर एवरेजली टोटल एसेट हमारे 40,000 हुए थे और इसी के ऊपर हमें रिटर्न भी यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करनी। ठीक है, अब दोनों टर्म्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, नेट इनकम भी पता लग गई, उसके बाद एवरेज टोटल एसेट भी पता लग गई। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर जो है सॉल्व क्वेश्चन को करेंगे। तो जब तक आप एक बार मुझे बता दिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। ऑल इज क्लियर। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, कंपनी एबीसी, ठीक है, एक कंपनी एबीसी है, ठीक है, उसने यहाँ पर रिपोर्ट किया है फी इनकम उसे यहाँ पर रिसीव, कंपनी एबीसी नहीं, यहाँ पर बैंक एबीसी कर लो, ठीक है, हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो बैंक एबीसी है, उसने यहाँ पर रिपोर्ट किया कि फी इनकम उसे यहाँ पर जो रिसीव हुई है वो कितनी रिसीव हुई है 10 लाख रुपए की। इंटरेस्ट जो उसने यहाँ पर अर्न किया है वो कितना है यहाँ पर 20 लाख रुपए का। इंटरेस्ट जो पे किया है वो कितना है यहाँ पर 15 लाख रुपए का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 5 लाख रुपए के। टोटल एसेट एट द स्टार्ट ऑफ फिस्कल ईयर हमें यहाँ पर गिवन है कितने 30 लाख रुपीज के, ठीक है, और जो टोटल एसेट एंड में हमें यहाँ पर गिवन है वो कितने हमारे यहाँ पर 20 लाख रुपीज के। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक थी, ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास 30 लाख रुपीज के पड़े थे और लास्ट में हमारे पास 20 लाख रुपीज के। ठीक है, अब इसके बेस पर हमें यहाँ पर जो है फटाफट से जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फटाफट से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला हमारे यहाँ पर क्या है, जो हमारे यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स का वो क्या है, नेट इनकम डिवाइड करना है हमें इसको किसके साथ, हमारा यहाँ पर जो एवरेज हमारे यहाँ पर टोटल एसेट्स है, एवरेज टोटल एसेट्स हैं,
इनटू हमें यहाँ पर क्या करना है 100, अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज में यहाँ पर चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी। पहले बात करते हैं नेट इनकम की। नेट इनकम हमें यहाँ पर कितनी रिसीव हुई है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो फी इनकम हमारे पास कितनी है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो फी इनकम, चलो ऊपर थोड़ा सा लिख भी देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो फी इनकम हमारी कितनी है 10 लाख रुपए की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्या इंटरेस्ट हमने अर्न किया कितने का 2 लाख रुपए का। कितना गया हमारे यहाँ पर सॉरी 20 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपली देखो जो भी इंटरेस्ट हमने अर्न किया है, इंटरेस्ट हमने यहाँ पर अर्न किया है उसमें से हमें यहाँ पर माइनस कर देना है जो भी इंटरेस्ट हमने यहाँ पर पे किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न हमारा यहाँ पर कितना है 20 लाख रुपए का। इंटरेस्ट अर्न हमारा कितना है 20 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो कितना हमारे यहाँ पर 15 लाख रुपए का। कितने का है 15 लाख रुपए का। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 5 लाख रुपए का। कितना आ रहा है 5 लाख रुपए का। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर 5 लाख रुपए लिख देता हूँ। ये है क्या हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम। ये हमारा क्या है नेट इंटरेस्ट इनकम जो हमें यहाँ पर रिसीव हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस क्या करना है हमें यहाँ पर जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर कितने हैं 5 लाख रुपीस के। कितने हैं 5 लाख रुपीस के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे जो नेट इनकम आई है वो कितनी आई है यहाँ पर 10 लाख रुपए। कितनी आई है मेरी यहाँ पर 10 लाख रुपए नेट इनकम यहाँ पर जो है रिसीव हुई है। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए एवरेज टोटल एसेट, जो हमारी यहाँ पर एवरेज टोटल एसेट है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो स्टार्टिंग में वो कितना है हमारा यहाँ पर 30 लाख रुपीस का, ठीक है। और लास्ट में हमारा यहाँ पर कितना है 20 लाख रुपीस का। तो हम इसको यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज हमारा जो टोटल एसेट निकल के आएगा वो हमारा यहाँ पर कितना है 30 लाख प्लस हमारा यहाँ पर 20 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारा देखो 25 लाख डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर सॉरी 25 नहीं 50 लाख, ठीक है। 50 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ पर 25 लाख रुपए, ठीक है। तो एवरेज टोटल एसेट्स हमारी यहाँ पर कितनी निकल के आई है 25 लाख रुपए, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर वैल्यूज में पुट करना है। तो टोटल इनकम हमारी जो नेट इनकम आई थी वो कितनी आई थी 10 लाख रुपए की, ठीक है। इसे हमें यहाँ पर डिवाइड कर देना है 25 लाख के साथ, इनटू कर देना है 100 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 40%। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 40%, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो हमारे टोटल एसेट है उसका 40% हम यहाँ पर रिटर्न जो है जनरेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बहुत मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया था ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ है कि नहीं। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कमेंट करके क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। और अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो फटाफट से बता दीजिए, हम जल्दी से जल्दी उस डाउट को यहाँ पर जो है सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, फटाफट से बता दीजिए। अगर क्लियर है तो क्लियर जरूर लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर टॉपिक पे देखो क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर बैंक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट देख ली कि कंपनी की एसेट्स कितनी है और उस पर यहाँ पर बैंक कितनी रिटर्न जो है वो जनरेट कर रही है। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। सबसे पहले इक्विटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया। इक्विटी का मतलब क्या था कि यहाँ पर जो भी पैसा हमने यहाँ पर अपने ओनर से यहाँ पर जो है मंगवाया, तो रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यहाँ पर क्या पता लगता है कि यहाँ पर जो भी पैसा यहाँ पर ओनर ने लगाया, यानी कि जो टोटल पैसा ओनर का है उसके ऊपर हम यहाँ पर कितना रिटर्न जो है कमा रहे। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो इक्विटी हमारी यहाँ पर मान के चलो कितने 1 लाख रुपए की है, उसके ऊपर हम 10,000 रुपए का यहाँ पर रिटर्न जो है कमा रहे। तो आप यहाँ पर देखोगे अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो हम 10% का यहाँ पर रिटर्न जो है कमा रहे। क्या कमा रहे हैं 10% का, यानी कि जितनी हमारी यहाँ पर इक्विटी ऑनर का पैसा लगाया हुआ है उससे उसके इक्वल 10% के इक्वल हम यहाँ पर प्रॉफिट जो है कमा रहे हैं। और ऑनर जो जनरली होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं वो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी को जानना चाहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उन्हें कितना रिटर्न जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देख ही सकते हो कि 10% का यहाँ पर रिटर्न जो है मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है, ये भी फाइनेंशियल मैट्रिक होता है, रेशियो होता है, जिसके हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है इन रिलेशन जो शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर के पैसे के इक्वल हमारी कितनी प्रॉफिट हम यहाँ पर जो है कमा रहे, ठीक है। इससे हमें यहाँ पर बैंक ओनर का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में पता लगता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और जब भी हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, उसको कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि हमने जो यहाँ पर एसेट पे जितने रिटर्न कमाई है
और हमारी जो टोटल वैल्यू ऑफ बैंक एसेट होती है उन दोनों को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है रिटर्न जो है जनरेट कर पाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इसको फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला देखो क्या है, ROE, ठीक है, ROE इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल, ठीक है। नेट इनकम आपको ऑलरेडी पता है, बैंक कैपिटल क्या है हमारी यहाँ पर सिंपली इक्विटी, क्या है हमारी यहाँ पर सिंपली इक्विटी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हेल्प से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने पहले यहाँ पर किया है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि वो एसेट्स थे, यहाँ पर हमारा यहाँ पर कैपिटल है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या है, नेट इनकम, जो हमारी यहाँ पर नेट इनकम हमें यहाँ पर रिसीव हुई है उसे डिवाइड कर देना है हमारे यहाँ पर बैंक कैपिटल के साथ, बैंक कैपिटल के साथ, और इनटू हमें यहाँ पर कर देना है 100, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया होता, नेट इनकम हमारा कितना आया था, 10 लाख रुपए। कैसे आया था, तो यहाँ पर देखो फी इनकम हमारी कितनी थी, 10 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद देखो नेट इंटरेस्ट इनकम 20 लाख माइनस इंटरेस्ट पेड 15 लाख यानी कि 5 लाख रुपए। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर 5 लाख रुपए के, तो टोटल आप लोगों को पता है 10 लाख रुपए हमारे यहाँ पर क्या आ गया था, ये हमारा आ गया था यहाँ पर नेट इनकम, ठीक है। उसके बाद बैंक कैपिटल हमें ऑलरेडी यहाँ पर जो है गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं। तो नेट इनकम है 10 लाख रुपए की, ठीक है, और बैंक कैपिटल हमें यहाँ पर गिवन है 50 लाख रुपीज की, 50 लाख रुपीज की, ठीक है, 50 लाख रुपीज की। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको हम जर्नली यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 100, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 20%, कितना आएगा हमारा यहाँ पर 20% इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर जितने भी हमारी इक्विटी है उसके 20% के इक्वल हम यहाँ पर पैसा जो है वो कमा रहे हैं, रिटर्न जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसमें से काफी क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना होती है। तो अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर अपना लेक्चर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उसको में कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पर क्या है, ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो क्या है ना, यहाँ पर क्या है कि जो ब्रांच है उसका प्रॉफिट कितना होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो हमारी ब्रांच है वो कितनी एफिशिएंटली यहाँ पर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कर रही है, यानी कि उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है। अगर यहाँ पर ब्रांच जो है अपने ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से कर रही है, एफिशिएंटली कर रही है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर रही है, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर अल्टीमेटली ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू वो ब्रांचेस जो कि यहाँ पर सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो हमें अगर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है तो हमें ब्रांच की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, उसके लिए हमें कई यहाँ पर जो है स्टेप्स लेने पड़ते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ ब्रांच, यानी कि एक यहाँ पर बैंक कितनी इफेक्टिव है और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है उसको यहाँ पर जानना, उसके बिहाफ पर उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर पता लगाना। क्लियर है। जब हम यहाँ पर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मेजर करते हैं तो हमसे ये पता लगता है कि ब्रांच कितनी अच्छे तरीके से अपने यहाँ पर रिसोर्सेज को यूज कर रहा है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और अपने कस्टमर को सर्विसेज पहुंचाने के लिए। क्लियर, मतलब सब कामों में उसकी एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज है जिनको बताया गया है, जिनको फॉलो करके जो ब्रांच है वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है वो क्या है यहाँ पर, बिजनेस रीअलाइनमेंट, ठीक है। अब बिजनेस रीअलाइनमेंट क्या होता है, बिजनेस को दोबारा से जो है यहाँ पर न्यू स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्ड करना, ठीक है। जैसे मान के चलो आप पहले यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब कि आप अपने ब्रांच में से ही सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते थे, पर क्या हुआ आज के टाइम में क्या है, समाज चेंज हो गया, समय यहाँ पर चेंज हो गया, ऑनलाइन का जमाना आ गया है। तो हमें यहाँ पर समय के अकॉर्डिंग अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल था, बिजनेस मॉडल था, ठीक है, जो हमारे बिजनेस प्रोसेसेस थे उनको यहाँ पर रीअलाइनमेंट करने, यानी कि उनको पुनर्गठन करना है, उसे दोबारा से यहाँ पर जो है बिल्ड करना है जो कि इस समय की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो बिजनेस प्रोसेसेस हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, प्रोडक्ट ऑफरिंग हो जो हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, उनको दोबारा से यहाँ पर जो है रीअलाइन करना है, जिससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी
इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्या है, चैनल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले चैनल यहाँ पर बता दूं, चैनल यहाँ पर देखो वो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो यहाँ पर वेज हैं जिनके हेल्प से हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज को पहुंचा पाता है कस्टमर को। यानी कि कस्टमर को अगर यहाँ पर कोई सर्विस चाहिए तो वो इन चैनल्स के थ्रू यहाँ पर जो है सर्विसेज ले सकता है और बैंक इन चैनल के थ्रू सर्विसेज जो है वो दे सकता है। तो बैंक के लिए जरूरी है कि वो अपने जितने भी चैनल्स हो, चाहे यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, सेल्फ सर्विस हो, उन सभी को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि उनको प्रॉपर तरीके से यूज करे, किसी भी तरह की यहाँ पर वेस्टेज जो है और ना हो, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चैनल जो है उसको इंट्रोड्यूस करने ताकि कस्टमर उन चैनल का यूज करके अपनी सर्विसेज आसानी से यहाँ पर जो है ले सके, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम आए और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि बैंक को कई सारे यहाँ पर प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर एक लोन को अप्रूव करना है तो उसका एक पूरा स्पेसिफाइड प्रोसेस होता है जिसमें काफी टाइम भी लगता है और यहाँ पर टाइम भी खर्च होता है और यहाँ पर पैसा भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांच को ये जो प्रोसेस कॉस्ट है ना, इसको कम करने की जरूरत है। अब वो कैसे कर सकती है, सिंपली देखो, इनएफिशिएंट प्रोसेसेस जिनका कोई भी यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है, जो बार बार एक ही काम को किए जा रहे हैं ना, तो उसको यहाँ पर हटाना। अगर यहाँ पर लोन के लिए एक कस्टमर आया, ठीक है, यहाँ पर कस्टमर आया तो एक ही पर्सन उसके लोन को यहाँ पर जो आइडेंटिफाई करे, उसको वेरीफाई करे, कोई और दूसरा पर्सन उसको यहाँ पर वेरीफाई नहीं करे, उसको हमें एलिमिनेट करना है। क्योंकि बार बार एक ही चीज करके क्या फायदा, एक ही प्रोसेस को फॉलो करके क्या फायदा। तो इनएफिशिएंट प्रोसेसेस को रिमूव करना है और जो जरूरत है हमें उन्हीं प्रोसेसेस को फॉलो करना है ताकि हमारे यहाँ पर प्रोसेस कॉस्ट कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं उनको यहाँ पर ऑटोमेटिक करना है, यानी कि कस्टमर अपने आप ही वो सर्विसेज जो है ले सके स्टाफ के बिना। नेक्स्ट क्या, स्टाफ प्रोडक्टिविटी। अब देखो, बैंक को अगर अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो उसे अपने स्टाफ की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि देखो बैंक कितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो डिपेंड करता है उसके स्टाफ पे। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर हमारा जो स्टाफ है वो कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से डील ही नहीं करेगा तो वो बैंक के प्रोडक्ट को कैसे बेच पाएगा, बैंक की सर्विसेज को कैसे यहाँ पर कस्टमर को दे पाएगा। तो कस्टमर को तो कोई वैल्यू मिले नहीं तो वो हमारे बैंक में दोबारा मुड़ के आएगा नहीं, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा ठप। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाफ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो हमारी ब्रांचेस है वो यहाँ पर ट्रेनिंग के द्वारा कम्युनिकेशन को इंक्रीज करके लोगों को एक दूसरे के साथ में मिलाकर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो स्टाफ है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर जो है इंक्रीज कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर कुछ ऑटोमेशन टूल्स का यूज कर सकती है ब्रांच, जिनका यूज करके ऐसे प्रोसेसेस जो कि रिपीटेटिव नेचर के होते हैं उनको ऑटोमेटिक कर दिया जाए ताकि हमारा जो स्टाफ है वो कोई और काम पे यहाँ पर जो है फंक्शंस परफॉर्म कर सके। यानी कि अगर काम का बर्डन बढ़ भी जाता है तो उन्हीं नंबर ऑफ स्टाफ से हम यहाँ पर काम जो है करवा लें। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बैंक को आज के समय में आगे बढ़ना है ना तो उसे टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, जितने भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में उसका हमें यहाँ पर यूज करना है ताकि हम यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से बिजनेस ऑपरेशन को कर पाए, एक्यूरेसी हमारी यहाँ पर इंप्रूव हो, साथ के साथ जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी हमारा यहाँ पर रिड्यूस हो, यानी कि कस्टमर को जल्दी से जल्दी कोई भी सर्विसेज जो है मिल सके। नेक्स्ट क्या है, वेंडर मैनेजमेंट। अब अगर यहाँ पर बैंक जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ डील करती है, उसके प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर डील करती है तो उनके साथ प्रॉपर यहाँ पर जो है एग्रीमेंट करना है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर यह इंश्योर भी करना है कि जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, यानी कि जिस क्वालिटी की सर्विसेज हमें यहाँ पर मिलनी थी जो कि हम कस्टमर को प्रोवाइड करते, उसी क्वालिटी की सर्विसेज हमें यहाँ पर डिलीवर होनी चाहिए ताकि जो बैंक है वो अच्छे तरीके से काम कर सके, अपने कस्टमर को जो भी सर्विसेज है वो यहां पर प्रोवाइड जो है कर सके। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट बिल्डिंग एंड रिलेशनशिप प्राइसिंग। ठीक है, तो इसमें हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर जो है बंडल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने। देखो, जब कोई कस्टमर आता है, ठीक है, जहां पर जो भी कोई कस्टमर आता है, ठीक है, तो जब वो एक प्रोडक्ट लेने आता है तो हमें कोशिश करनी कि उस प्रोडक्ट के साथ ना हमें कुछ और प्रोडक्ट भी यहां पर जो है हम सेल कर दें। जैसे आप मैकडोनल्ड में जाते हो ना तो वहां पर आप सिंपल बर्गर लेने जाओ तो वो आपसे पूछता है कि आपको फ्राइज चाहिए, आपको यहाँ पर कोई पीने की ड्रिंक चाहिए, ठीक है, आप ले भी लेते हो जिससे उनका प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो ऐसे ही बैंक को अपने जो प्रोडक्ट है ना वो बंडल्स में सेल करने, ठीक है, मतलब एक सर्विसेज तो चाहिए, सेविंग यहाँ पर जैसे सेविंग अकाउंट तो चाहिए, साथ के साथ उनको यहाँ पर डेबिट कार्ड भी दो, क्रेडिट कार्ड भी दो, वो भी यहाँ पर जो है सेल कर दो जिससे हमारा भी प्रॉफिट इंक्रीज हो और उनको भी ज्यादा यहाँ पर सर्विसेज मिल सके। नेक्स्ट क्या है, सोफिस्टिकेटेड कस्टमर सेगमेंटेशन। तो हमें जो हमारे यहाँ पर कस्टमर है उनके यहाँ पर सही तरीके से सेगमेंटेशन करनी है, यानी उनको डिवाइड करनी। अब वो किस बेसिस पे होगा, कस्टमर की नीड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम कस्टमर को डिवाइड कर देंगे और उस सेगमेंटेशन के बेस पर ही हम उनको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और नए नए प्रोडक्ट जो है बिल्ड करेंगे ताकि जो कस्टमर है उनकी नीड्स को यहाँ पर फुलफिल किया जा सके। क्योंकि देखो, जो कस्टमर है वो राजा होते हैं, ठीक है, तो अगर आपको डेवलप करना है तो कस्टमर को जितना ज्यादा अच्छी सर्विसेज दो उतना ज्यादा बेनिफिट है और कस्टमर को आप जितना अच्छी सर्विस और प्रोडक्ट तभी ऑफर कर सकते हो अगर आप कस्टमर को अच्छी तरीके से जान सको।
ठीक है, उसकी नीड को जान सको, तो उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बिल्ड कर सको, तभी आप यहाँ पर ग्रोथ जो है कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, रियल टाइम क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्रॉस सेलिंग पे ध्यान देना, अप सेलिंग पे ध्यान देना। ठीक है, क्रॉस सेलिंग क्या होता है, सिंपली देखो, जब हम एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है साथ में बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना, यहाँ पर फ्राइज के साथ में हमारा पेप्सी हो गया या फिर हमारा बर्गर हो गया, ये हम सेल करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्रॉस सेलिंग कहलाती है। ठीक है, बैंक भी ऐसा ही करता है, अगर सेविंग अकाउंट है तो क्रेडिट कार्ड भी ऑफर कर रहा है, डेबिट कार्ड भी ऑफर कर रहा है। ठीक है, अब अपसेलिंग क्या होता है, यहाँ पर दूसरा एक टर्म है अपसेलिंग। क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर कस्टमर प्रोडक्ट लेने आया, ठीक है, हम क्या करते हैं उस प्रोडक्ट की बजाय उसको हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं, ताकि जो हमारे यहाँ पर कस्टमर है वो थोड़ा और स्पेंड करे। जैसे नॉर्मली अगर आप किसी दुकान में जाओ, आप दुकान में जाओ, ठीक है, आप यहाँ पर अगर एक बैडमिंटन भी खरीदने जाते हो, ठीक है, मैं गया हूँ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम नॉर्मल बैडमिंटन खरीदने जाते हैं, वो हमें हाई क्वालिटी का बैडमिंटन दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके ये फीचर्स हैं और ये ले लोगे ना तो बहुत लंबा चलेगा, और हम वहाँ पर ले भी लेते। तो वो क्या कर रहे हैं, अप सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि जो हम लेने गए हैं उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का और थोड़ा हायर प्राइस का यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना, ताकि हम ज्यादा कुछ स्पेंडिंग करें और उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्या, इनोवेटिव रिवार्ड डिवीजन। ठीक है, तो इसमें इनोवेटिव रिवार्ड डिजाइन, इसमें क्या होता है कि ऐसे कस्टमर जो कि हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, यानी कि वो ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करते हैं, जिससे बैंक को ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो उनको यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड्स देने, कुछ पॉइंट्स देने, जिनको वो रिडीम कर सके, जिनसे उनका मोटिवेशन भी इंक्रीज हो और उनको सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पर इंक्रीज हो। जैसे होता है ना कि क्रेडिट कार्ड पे हमें कई सारे यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं, वो किस लिए, ताकि कस्टमर और मोटिवेट हो और यहाँ पर खर्च वो करे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटिक कस्टमर केयर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, कस्टमर केयर। कस्टमर की बात कितने अच्छे तरीके से सुनी जा रही है, उसकी प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सुलझाया जा रहा है, कितनी जल्दी सुलझाया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कितना हो। ठीक है, तो बैंकों को चाहिए कि ऑटोमेटिक कस्टमर केयर हो, यानी कि अगर कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पर मिल जाए। स्टाफ में बैंक में आने की जरूरत नहीं है, किसी स्टाफ से मिलने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे वो कर पाए, और वो आज के टाइम में हो भी रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग है, बैलेंस चेक करना है, फंड ट्रांसफर करना है, वो हम घर बैठे ही यहाँ पर जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, चैट बॉट की हेल्प से, सेल्फ सर्विस ऑप्शंस की हेल्प से, एआई पावर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हमें यहाँ पर कस्टमर केयर सर्विस को ऑटोमेटिकली यहाँ पर कस्टमर को जो है प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बिग डाटा। ठीक है, अब ये बिग डाटा क्या होता है, सिंपली देखो, सिंपल डाटा, यहाँ पर एक सिंपल डाटा जो हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ये मान लो ये पैराग्राफ, ये हमारा क्या है, एक डाटा है। ठीक है, बिग डाटा होता है बहुत बड़ा डाटा, इसमें बहुत ज्यादा डाटा होता है। ठीक है, तो बैंक यहाँ पर बिग डाटा का यूज करते हैं, यानी कि बहुत सारा डाटा उसके पास कस्टमर के रिलेटेड पड़ा हुआ है, उससे वो क्या जान पाते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा, उसकी यहाँ पर नीड्स कैसी है, और उसके बेस पर वो यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज को बिल्ड करती है, जिससे कस्टमर की ज्यादा नीड्स फुलफिल हो पाती है और यहाँ पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर ऐसे फैक्टर जो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर जो है अफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, कितना कम, कितना ज्यादा, वो इन फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है। पहले हमारे यहाँ पे देखोगे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, जो कि यहाँ पर किसी सिंगल बैंक पे इंपैक्ट नहीं डालता, वो ओवरऑल जितना भी हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री है वो सब पे ही यहाँ पे डालता है, यानी कि एग्रीगेट लेता है। क्या लेता है, एग्रीगेट लेते हैं। क्लियर है। इसमें हमारे कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहले देखो जीडीपी ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ रही है, आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो उस देश के जो बैंक हो गए वो भी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहां पर जो हमारी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो जीडीपी के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होती है, यानी कि जीडीपी इंक्रीज होगी तो यहां पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, जीडीपी डिक्रीज होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट देखो क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, सिंपली हमारी महंगाई। ठीक है, आप लोगों को पता है कि महंगाई आने से एक नॉर्मल पर्सन होता है उस पर ऊपर भी यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि मान के चलो एक पर्सन है, उसके पास पहले 20,000 रुपये होते थे। ठीक है, 20,000 रुपये होते थे, पर महंगाई बढ़ने इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब उस 20,000 से उसकी नीड्स यहाँ पर फुलफिल हो ही नहीं पा रही। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो बैंक है उसने लोन वगैरह दिए होते हैं, तो महंगाई बढ़ने से क्या होता है कि जो बॉरोवर होते हैं वो यहाँ पर उनके खर्च बढ़ जाते हैं, वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर सकते। साथ के साथ क्या होता है कि बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाती है और प्रॉफिट हमारा यहाँ पर जो है अल्टीमेटली कम हो जाता है, यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट डालता है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर। अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है, ये ओवरली जो हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री उसके ऊपर ही यहाँ पर जो है फोकस करता है। क्लियर है। अब वो कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप लोगों को पता है ये ऐसी एसेट होती है, ऐसी एसेट्स होती है जो कि यहाँ पर बैंकों के लिए परफॉर्म करना बंद कर देती है, यानी कि बैंकों को इससे कोई भी रेवेन्यू जो है वो जनरेट
नहीं होती। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारी बैंक ने यहाँ पर एक लोन दिया था ए पर्सन को 5 सालों के लिए, जिसके ऊपर उसको हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 साल के बाद ही जो ए पर्सन है उसने इस पे इंटरेस्ट देना यहाँ पर हमें बंद कर दिया, और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे भी उसने यहाँ पर जो है डिफॉल्ट कर दिया, अपने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए कि वो हमें यहाँ पर पेमेंट नहीं कर सकता। तो ये जो एसेट थी, ये जो लोन था, वो अब यहाँ पर ना तो इंटरेस्ट इनकम दे रहा और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट की कोई यहाँ पर संभावना है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अब मेरा आपसे जनरल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारी कोई भी एसेट को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ पर कम मानते हैं, यानी हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ पर कम मानी जाती है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, हमारी क्रेडिट क्वालिटी, ठीक है। आप यहाँ पर जो लोन दे रहे हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पर बिना किसी को आइडेंटिफाई किए, ना रिस्क को आपने देखा, ऐसे ही मुंह उठा के लोन यहाँ पर दे दिया, उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो क्रेडिट की क्वालिटी वो यहाँ पर कम हो रही है, और सामने वाला पर्सन जो है वो डिफॉल्ट भी यहाँ पर जो है कर सकता है। यानी कि अगर हमने जो लोन दिया ना उसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी कि जो बोरोवर है वो ट्रस्टवर्दी है, उनकी इनकम का रेगुलर सोर्स है, तो वो हमें पैसा यहाँ पर वापस कर देंगे, रेगुलर इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पर पे करेंगे। तो क्वालिटी अच्छी है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर क्वालिटी गंदी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमें यहाँ पर लॉस जो है होगा। नेक्स्ट क्या है, अदर बैंक स्पेसिफिक फैक्टर, कुछ और भी बैंक स्पेसिफिक यहाँ पर फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जीडीपी है वो ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहा था, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा है। अब ये हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक बैंक की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात कर रहा है, यानी कि हमने तीनों फेजेस पे जो फैक्टर्स हैं वो हमने यहाँ पर देख ली जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अदर फैक्टर में हमारे आते हैं डिपॉजिट। अगर देखो किसी बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो यहाँ पर लोन भी ज्यादा देगा, जिससे उसे यहाँ पर इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर डिपॉजिट कम है, तो लोन देने के लिए पैसा कम है, लोन कम देगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पर अगर डिपॉजिट हाई है तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। नेक्स्ट है नॉन इंटरेस्ट इनकम। अगर बैंक यहाँ पर नॉन इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पर कमा रहा है, जैसे कि फीस हो गया, कमीशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पे ही डिपेंडेंट नहीं होना रहना चाहिए, उसको अदर फैक्टर्स पे भी यहाँ पर जो है फोकस करना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंपटीशन। अब कंपटीशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट जो है कम करता है ताकि वो बैंकिंग इंडस्ट्री में बना रहे। अगर उसने इंटरेस्ट ज्यादा दिया तो दूसरी कंपनी कम दे रही है, तो कस्टमर उस बैंक के पास यहाँ पर भाग जाएंगे, तो कंपटीशन की वजह से भी हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर जो है कम होता है। इसके अलावा जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होते हैं, जो हमारे यहाँ पर जैसे आरबीआई है, उन्होंने कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है बैंक पे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट करता है, उसके ऊपर चेंज आता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर अफेक्ट जो है करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स टू इंप्रूव ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स की बात करेंगे जो कि यूज किए जाते हैं ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। वो स्टेप्स क्या है, पहला जो स्टेप है वो क्या है, फोकस ऑन बैलेंसिंग प्रॉफिट ग्रोथ एंड रिस्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किसी भी बैंक को अगर ग्रोथ करनी है, यानी कि ब्रांच को ग्रोथ करनी है, तो उसे यहाँ पर जो है प्रॉफिट और ग्रोथ, ठीक है, और यहाँ पर हमारा रिस्क, इन तीनों में ना बैलेंस बनाना जरूरी है। किसी भी पॉइंट पे ये कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट पे बात की, आपने प्रॉफिट पे ध्यान दिया, तो आपने यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा लिया, जिससे लॉस होने के चांसेस है और आपके ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपने सारा यहाँ पर जो है ग्रोथ पे ही फोकस कर दिया, तो आपके प्रॉफिट यहाँ पर कम हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा आपने फिक्स एसेट पे ही यहाँ पर जो है खर्च कर दिया, ठीक है। तो हमें जब भी यहाँ पर काम करना है, तो इन तीनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है। ना तो हमारा ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव खत्म होना चाहिए, ना ही प्रॉफिट का, और रिस्क भी हमें यहाँ पर लिमिट में ही यहाँ पर जो है लेना है। तो एक राइट बैलेंस यहाँ पर जरूरी होता है प्रॉफिट में, हमारी ग्रोथ में और रिस्क को मैनेज करने में। इसके लिए हमें यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, यानी कि कई सारे स्ट्रेटजीज बनानी पड़ते हैं, जिससे हमें यहाँ पर जो है हमारे इनके बीच में हम प्रॉपर बैलेंस जो है बना पाते हैं। नेक्स्ट क्या, असेस द स्ट्रेटजी फिट एंड यूनिक रोल फॉर ईच ब्रांच इन द नेटवर्क, ठीक है। अब देखो एक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो यहाँ पर इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, ब्रांचेस का नेटवर्क है। दिल्ली में काम कर रहा है कोई, हरियाणा में काम कर रहा है, ठीक है, कोई और अदर यहाँ पर शहर में काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हर ब्रांच के लिए एक अलग यहाँ पर स्ट्रेटजी बनानी है जो कि उसके लिए फिट हो, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर हमें यहाँ पर ईच ब्रांच को एक यूनिक रोल प्रोवाइड करना है, यानी कि उसे एक खास कस्टमर सेगमेंट पे फोकस करने के लिए हमें बनाना, और स्ट्रेटजी भी हमारी यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ब्रांचेस में ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो कि हमारा ब्रांच एक यूनिक रोल यहाँ पर प्ले कर सके, यानी कि खास कस्टमर सेगमेंट पे फोकस कर सके, जिससे जो बैंक है वो ओवरऑल जितने भी हमारे कस्टमर सेगमेंट है उस पर यहाँ पर स्पेसिफिकली अपना जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे जो है
बढ़ा पाए। क्लियर है आपको? तो स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है जो कि यहाँ पर फिट बैठे ओवरऑल नेटवर्क के अंदर, एक यूनिक रोल प्रोवाइड करना है। और वो यूनिक रोल किस बेस पे प्रोवाइड किया जाएगा? मार्केट पोटेंशियल क्या है हमारी ब्रांच का, कस्टमर बेस क्या है उसका, और यहाँ पर कंपिटिटिवनेस कितनी है उसके ऊपर हम उसको यहाँ पर रोल जो है प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एनालाइज द करंट कस्टमर बेस फॉर ईच ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली देखो हमें क्या करना है, जो हमारी यहाँ पर पर्टिकुलर ब्रांच है, जैसे मान लो दिल्ली की ब्रांच है, तो उसका करंट कस्टमर बेस क्या है उसको हमें एनालाइज करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही, यानी कि वही जो कस्टमर सेगमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर जो है प्रोडक्ट वगैरह जो है बिल्ड करने, सर्विसेज बिल्ड करना है, ताकि हमारे यहाँ पर जो कस्टमर है उनकी नीड्स फुलफिल हो सके और हमारे कस्टमर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर जो है इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर है आपको? तो हमें एनालाइज करना जरूरी है कि कस्टमर को यहाँ पर क्या चाहिए और उसे वही सर्विसेज प्रोवाइड करने। नेक्स्ट क्या? आइडेंटिफाई योर बेस्ट न्यू प्रोस्पेक्ट अपॉर्चुनिटी। तो हमें यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर फाइंड आउट करनी, यानी कि ऐसे मार्केट सेगमेंट जहां तक हमने अभी तक वहां अपने हाथ नहीं फैलाए हैं वहां पर भी हमें हाथ फैलाने हैं, यानी कि जो मार्केट हमसे रह गया है उसे भी हमें आइडेंटिफाई करने और उसके रिगार्डिंग भी उस मार्केट को भी हमें यहाँ पर कैप्चर जो है वो यहाँ पर करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें स्ट्रेटजीज बनानी है जो कि यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने में हमारी यहाँ पर हेल्प करे। उसके बाद देखो कंपटीशन को एनालाइज करना है, यानी कि जो कंपटीशन है मार्केट में उसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है कि कंपटीशन में कौन कौन से बैंक है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और उसके बेस पर एक यहाँ पर हमें लूप होल निकालना है, यानी कि एक कंपिटिटिव एडवांटेज निकालना है जिसका यूज करके हम उस कंपटीटर से यहाँ पर आगे जो है निकल सके। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है? एक्सिक्यूट इफेक्टिव मार्केट कंपैरिजन। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की, ताकि कस्टमर के बीच में उसकी यहाँ पर अवेयरनेस जो है हो सके। तो ब्रांच के जो भी मार्केट सेगमेंट्स हैं उनमें हमें यहाँ पर ज़बरदस्त जो है मार्केटिंग करनी है, ताकि जो कस्टमर है वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए और वो हमारे पास रिटेन भी रहे, साथ के साथ हमारा कस्टमर बेस यहाँ पर बढ़ता भी जाए। अब ये जो हमें मार्केटिंग कंपैरिजन करनी है वो हमें यहाँ पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर डायरेक्ट मेल के थ्रू, और या फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू हम यहाँ पर जो है आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर स्टेप्स थे जिनका यूज करके हम यहाँ पर जो है अपनी ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और डाउट है तो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि डाउट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एसेंशियल फैक्टर्स टू मेक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन अ प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो क्या है कि प्रॉफिट कमाना कोई एक सिंगल यहाँ पर वन टाइम प्रोसेस नहीं, हमें रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाना और रेगुलर बेसिस पे उसमें इंप्रूवमेंट भी करनी है। हर साल हमें ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे जो है कमाना है। तो कुछ यहाँ पर इसेंशियल फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज जो है वो करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो फैक्टर है कि हमें वहाँ उन एरियाज को जो है यहाँ पर लोकेट करना है, ठीक है, जहां पर ज़्यादा हमारा जो कस्टमर है उसको हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाए, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर जो है इंप्रूव हो सके, हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यहाँ पर काम कर सके और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है यहाँ पर इंक्रीज हो सके, यानी कि नए नए एरियाज में अपना बिजनेस जो है स्टैब्लिश करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज़ करना है, जिसको हम शॉर्ट में केपीआई कहते हैं। इनका यूज़ करके हमें यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को जज करना है कि हम यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर किसी केस में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो हमें उसे ठीक करना है, यानी कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हमें यहाँ पर जनरल बिजनेस कॉस्ट, जैसे कि हमारे ओवरहेड्स हो गए, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पर जो है ध्यान देना है और उनको यहाँ पर कम से कम करना है, और हमारे जो यहाँ पर कस्टमर है उनको यहाँ पर जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बेचने हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस यहाँ पर हमसे खरीद सके। उसके बाद यहाँ पर जो एरियाज यहाँ पर वेस्ट जा रहे हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पर हम कोई गलती करें जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उनको रिव्यू करना है और उनको यहाँ पर जो है रिड्यूस करना है, ताकि हम और एफिशिएंट यहाँ पर हो सके। उसके बाद देखो रेगुलर बेसिस पे हमें जो प्राइसिंग कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट की, उसे हमें यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं, यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को जो है कंपेयर करते रहना जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर प्राइस जो है फिक्स किया है उसको टेस्ट करना भी जरूरी होता है, यानी कि कस्टमर उस पर लेने के लिए तैयार है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ सैंपल्स जो है वो यहाँ पर सैंपल कस्टमर उठाने होते हैं और उनको प्रोडक्ट ऑफर करना होता है। अगर उनको ज़्यादा प्राइस लगता है तो हम यहाँ पर उसको कम भी कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमें यहाँ पर अपसेलिंग पे ध्यान देना है, हमें यहाँ पर क्रॉस सेलिंग पे ऊपर ध्यान देना है, ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो लॉन्ग टर्म सप्लायर
जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं, उनके साथ हमें लॉन्ग टर्म डील करनी है ताकि हमें बेटर प्राइस पे यहाँ पे जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है मिल सके। क्लियर है? उसके बाद हमें यहाँ पे जो है न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज पे रिसर्च करनी है, उसमें अपने बिजनेस सेक्टर को यहाँ पे जो है बढ़ाना है, मार्केट में एक्सपैंड करना है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उसको हमें रेगुलर बेसिस पे जो है यहाँ पर मॉनिटर करते रहना जरूरी है। बेंचमार्क रेट्स यहाँ पर बना देने चाहिए जिसके साथ हम यहाँ पर कंपैरिजन कर सके। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्या था, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन ओवर होता है। तो हमने मॉड्यूल ए के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो आपने इस सेशन को भी जरूर अटेंड करना है। और अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।